नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया की सबसे प्रीमियर थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। एनएसडी ऑलमोस्ट एक ब्रांड है। एनएसडी मैं 500 रुपये न मांग पाऊँ किसी से, और इतने लोगों के सामने बैठ के मैं बोल पा रहा हूँ, ये मतलब थिएटर का मुझे लगा था कि यार ये क्या स्कूल है, मतलब ये तो अलग स्कूल है दुनिया का, और यहाँ आना है एक दिन। मेरे हर काम में आई रियली गिव क्रेडिट टू एनएसडी। आपको असल में हिंदुस्तान में जो हो रहा है थिएटर, उसके बारे में बहुत कुछ उस एक प्रांगण में बैठे बैठे आपको पता चल जाता था। बैंक बैलेंस चाहे जीरो होगा, लेकिन फिर भी तू हीरो होगा। कैसे? दुनिया को और खुद को थोड़ा समझेगा बेहतर, इसलिए करो थिएटर, करो और करो थिएटर, लगे रहो और करो थिएटर। Ladies and gentlemen, please welcome your host, Akash Khurana. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया की सबसे प्रीमियर थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। एनएसडी ऑलमोस्ट एक ब्रांड है। अगर आप एनएसडी से हैं तो आपने कुछ सीखा है, और मतलब एक ब्रांड है, और एनएसडी वालों को जो है काम आता है, ऐसा सुनने में तो आया था। तो और काफ़ी दिग्गज निकले हैं वहाँ से, तो ऐसा लगता भी है कि एनएसडी वालों को काम तो आता है। तो आज हमारे जो 4 गेस्ट हैं उन्हें काम तो आता है, ये तो बिल्कुल। तो मैं एनएसडी की ज़्यादा बातें वो करें तो बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं उससे, पर मैं अभी 1 बाय 1 उन्हें बुलाता हूँ। तो जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो ही इज़ द डार्लिंग ऑफ दरभंगा, एंड ही हैज़ द मोस्ट पॉपुलर लाइन फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर शो कॉल्ड पंचायत, which most of you will know. So when he comes out, please say the line, because that will be a great welcome for him. So our first guest is Durgesh Kumar. Popularity देखिए NSD वालों की. Our next guest, actually, besides being a wonderful actress, was also on the curation committee of Adhyam this year. Every year, Adhyam has a committee that comes together of theatre people that go through all the applications of the plays that come and help choosing those, and then they get shortlisted. A lot of people don't make it, don't be upset, there is a process, there is no bias. But she was on the curation committee, and she has just won the Meta Award for her performance in a play called Kadambari. Ipshita Chakrabarti Singh. जो अगले 2 गेस्ट हैं उन्हें मैं साथ में बुलाऊंगा। तो क्या है कि मैं ना इंग्लिश थिएटर वाला हूँ, थोड़ा मैंने हमेशा इंग्लिश थिएटर किया था, तो मुझे इतना समझ नहीं था, मैं थोड़ा अंकल सर टाइप का आदमी हूँ। पर थिएटर में मेरे पहले दादा और पहले काका ये थे, तो गोपाल दादा और कुमुद काका। पीछे से ही निकल गए जैसे अक्सर करते हैं। दादा आइए। आप यहाँ, मैं इधर। आप यहाँ, आप दादा हैं। नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं। आप ज्यादा हैं। थैंक यू, वी आर डन फॉर टुडे। हाँ जी, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू एंड थैंक यू। तो एनएसडी के बारे में खैर बातें तो हम काफ़ी करेंगे, बिकॉज एनएसडी का क्या है कि आई थिंक बहुत लोगों को एनएसडी की खबर है, बट वहाँ अंदर होता क्या है वो शायद सबको पता नहीं, और वो जानना ज़रूरी भी है। पर एक्चुअली मैं शुरू करना चाहता हूँ एक बहुत ही सिंपल सवाल से कि मतलब इसमें 2 सवाल है, बट आप डिसाइड कर लीजिए कैसे करना है। कि एनएसडी में जब आप गए थे तो आपका पहला दिन कैसा था? और इसमें मैं एक और जो सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि आपके लिए एनएसडी क्या मायने रखता था जब आपको एडमिशन मिला, और जब आप घुसे तो वो पहला दिन कैसा था? तो हम आपसे शुरू कर सकते हैं। मुझे तो नया याद है, एक मिनट याद है, तो उसी हिसाब से बताना चाहूँगा। जब पहली मेरा मोटी हिसाब था कि एनएसडी करूँगा तो मेरे को फिल्म में काम मिलेगा। मेरा मोटी हिसाब, मैंने एनएसडी करूँगा तो फिल्म में काम मिलेगा। हाँ, अच्छा। मेरा मोटी क्लियर था, क्यों मैंने 98 सत्या के बाद मैंने उस पर रिसर्च किया था।
तो उसके बाद मैं गया, एडमिशन एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार में हो गया। तो मैंने समझा कि यार जब एडमिशन हो गया है तो कुछ गजल वजल की किताबें ले चलो, लोग समझेंगे गाढ़ा एक्टर है। तो वो लेके मैं एक ओस करके एक किताब है वो लेके गया, सब देखा वही, एक बॉम्बे की भी लड़की थी वो भी देखा, ये सब तो वही हैं, कोई सींग तो आई नहीं किसी के। तो लेकिन गया एक दिन, ऐसा लगा कि सोने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, आपको सोने 8 घंटे की नींद नहीं लेने दी जाएगी, और जितना सीखना है आप सीख लीजिए। और वही 5 दिन में ओरिएंटेशन होता है, पूरा दिल्ली घुमाया गया हमें। मुझे लगा बहुत टफ जॉब होने वाला है, और तब ये मुझे पहले दिन एहसास हो गया था। ये अब होने वाला है, आगे नींद हुई कि नहीं हुई पूरी? नहीं, नींद तो अभी तक, अभी देखिए मेरे बाल अभी भी मैं सो क्या तो नहीं इसमें यार। एनएसडी का कोई लेना देना नहीं था वैसे नींद का? नहीं, उसमें एनएसडी का बहुत बड़ा लेना है कि आपको नींद पूरी नहीं लेनी। एक्चुअली हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमारे भी बैच में जोक था कि बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, कि ये एक जगह है जहाँ बिस्तरे बहुत हैं बट सोने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सच में टाइम नहीं होता था वहाँ सोने। आपने अभी दिल्ली में मुझे बोला था कि आप एनएसडी में सब जगह सोए हैं। आपने बोला रिहर्सल करके मैं ऑडिटोरियम में सो नहीं, जाता था। स्कूल में आप सो सकते हो, लाइब्रेरी में, इसमें, बट बॉयज हॉस्टल जहाँ बिस्तर लगे वहाँ सोने का लोकेशन की बात नहीं हो रही। हाँ। तो आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ। ओके। इप्सिता, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? मुझे ऑनेस्टली फर्स्ट डे तो याद ही नहीं है, फर्स्ट डे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे याद है आपका, क्योंकि मेरा उस साल नहीं हुआ था ना, तो हम लोग पीछे से मंडी हाउस वाले, ये देख इसका हो गया, ये जयपुर राजस्थान, ज्यादा टैलेंटेड है, ये लोग फिल्म देखने जा रहे थे, ये लोग फिल्म First देख day चले गए थे क्या नहीं, फिल्म देखने? मतलब कि आप लोग को ऑब्जर्व किया हमने। उसके बाद आप लोग जब सड़क से निकलते थे तो देखते थे ना, इस साल इंडिया के 20 एक्टर यही निकले हैं, हम लोग को तो 80, मतलब इस तरह से ये मेरे हमने बहुत आंसर्स दे देगा, थैंक यू दुर्गे। हाँ, बस याद तो फर्स्ट डे मुझे उतना ऑनेस्टली याद नहीं है कि कैसा गया था, पर खुशी होंगी मैं। बट फर्स्ट इंप्रेशन समझो, पहला हफ्ता गेटिंग इनटू इट, व्हाट डिड इट फील लाइक? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। हमारा बैच बहुत यंग बैच था। मैं बहुत पहले से मेरे था कि आना तो इसी स्कूल में है। मैंने जब मैं 11th-12th क्लास में था तो हमने एक प्ले किया था जिसका शो हुआ था एनएसडी में, और तब मुझे लगा था कि यार ये क्या स्कूल है, मतलब ये तो अलग स्कूल है दुनिया का, और यहाँ आना है एक दिन, तो ये रहा। मुझे कुछ याद नहीं, बहुत बहुत पुरानी बात है ये। आपके किस्से होंगे, लोगों ने बताया होगा आपको आपका पहला दिन कैसा था। सब झूठ है। मेरा असल में क्या होता है, मेरा सिलेक्शन के 1 साल पहले मेरा एक प्ले हुआ था जो फर्स्ट ईयर के लिए हुआ था। मैं दिल्ली में, भोपाल से गया था दिल्ली एक प्ले करने के लिए। मैं भोपाल में थिएटर करता था, तो दिल्ली गया प्ले करने के लिए, और मैंने सोचा था मैं अगले साल एनएसडी भरूंगा। और वो प्ले हुआ तो वो सारे सीनियर्स ने देखा था, फर्स्ट ईयर और ड्रामास को। तो जब रैगिंग हो रही थी, तो जब मेरी बारी आई तो मुझे थोड़ी सी माफ़ी मिली, क्योंकि एक साहब ने बहुत ही कुछ क्रूरता से मेरी तरफ आए रैगिंग के लिए। तो आशीष भाई थे हमारे सीनियर, तो आशीष भाई ने प्ले देखा था, उनको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर मुझे इतनी आशीष आशीष विद्यार्थी, हाँ। और उनके प्लेज मैंने देखे हुए थे। नहीं चल रहा? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पास, हाँ बस, हाँ आओ। हाँ। तो उन्होंने कुछ भलता ही कहा था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। तो आशीष भाई खड़े, उन्होंने कहा कि सुन, एक काम कर, तुझे ये आता है कुछ, अब ये मुझे याद नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ कही जो मैंने 15 सेकंड में की। उन्होंने हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया। और मुझे समझ नहीं आया, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने प्ले देखा था, एंड हियर मतलब एक उनका वो था। लेकिन रैगिंग का पीरियड बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मज़ेदार होता था। फर्स्ट ईयर के लिए ट्रॉमेटिक भी होता था, बहुत ट्रॉमा होता था। तो हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें चालू की थी उस दौरान,
वो देख करके हमें रियलाइज़ हुआ। और वो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी साल तक वो चीज़ें चलती रहीं जो हमने शुरू की थी। मेरे समय में बंद हो गया था। बंद हो गया। हमारी डायरेक्टर थी अनुराधा कपूर, उन्होंने कुछ यूजीसी का नोटिस वगैरह आया था, बंद करवा दिया। पर इस बार हमें टीचर ने शायद रैगिंग ले ली हमारी, ऐसा हमें लगा। नहीं, मैं ही वो लास्ट बैच थी जब अच्छा, रैगिंग जब हुई। ये आपको देख रहे थे तब हमारी रैगिंग हुई। रैगिंग तो क्या मतलब, फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है, वो किसी तरह का प्रण लेती हैं लड़कियां कि हम अपने जूनियर्स को गाली बोलना सिखाएंगी, और हमेशा उनका वही रीज़न रहता है कि अगर सखाराम बाइंडर किया तो कैसे बोलोगे। तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सखाराम बाइंडर और गालियाँ ही करेंगे क्या, और कुछ नहीं करेंगे क्या। तो बस ये सब ही होता था, लड़कियों के साथ ये सब होता था। पर हाँ, मैंने सुना है कि क्रिएटिव रैगिंग लड़कों की ज़्यादा होती थी। जैसे एनएसडी का कोर्स मेरे ख्याल से 3 साल का होता है, और ये जो सीनियर्स के साथ जो इक्वेशन है वो ओवर द 3 years, इज दैट अ गुड इक्वेशन? डज इट गेट बेटर? आर दे हेल्पफुल? इज इट, या हमेशा कुछ ऐसा ही ये सीनियर जूनियर वाला खेल चलता है? नहीं, हमारे समय तो नहीं था। सीनियर जूनियर मतलब एक रिस्पेक्ट हमेशा रहती थी अपने सीनियर बैच के। मैं तो अभी भी अपने एक बैच सीनियर को भाई ही बुलाता हूँ, और उनमें से कुछ उम्र में मेरे से 1-2 साल छोटे ही हैं। लेकिन वो पहला जो हफ्ता होता है रैगिंग का, उसके बाद के दिनों के बाद लगभग एक तरह का एक सीनियरिटी जूनियरिटी थोड़ी कम हो जाती, जहाँ तक मुझे याद है। हर बैच का अपना अनुभव होगा, पर मेरा अनुभव अपने 3 बैचेस के साथ तो लगभग यही रहा है, जहाँ तक मुझे याद है। और आगे जाके जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो आप सीनियर्स के साथ भी करते हैं? मतलब वो साथ में आप लोग काम कर रहे हैं? इज दैट हाउ इट वर्क्स? हाँ, होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं काम, बिल्कुल होता है। और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का तो खास तौर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उतना एक्टिंग का काम नहीं होता, थियोरेटिकल बहुत है। तो थर्ड ईयर के जो प्लेज हैं उसमें जो छोटे रोल्स हैं वो नॉर्मली फर्स्ट ईयर के लोग करते हैं। मतलब जैसे हमारे साथ जो थर्ड ईयर में किंग लियर हुआ था, तो किंग लियर में बहुत बड़ी कास्ट है ना, तो वो जो छोटे छोटे ड्यूक ऑफ ये और ये सब छोटे छोटे फिर रोल जो सीनियर हम लोग डिप्लोमा अपने- प्रोजेक्ट्स करते थे, वो डिप्लोमा प्रोजेक्ट्स में जो उनको भीड़ चाहिए होती थी वो भी फर्स्ट ईयर के ही बच्चे होते थे। तो ऐसे तो प्रोजेक्ट्स हाँ हमने भी काफ़ी किए थे। और विद इन एनएसडी जब आप ये 3 साल के लिए जाते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं या सब सीखते हैं? नहीं, फर्स्ट ईयर में कॉमन है। हाँ। फिर सेकंड ईयर से यू हैव टू चूज आइदर डायरेक्ट डिज़ाइन और एक्टिंग। तो डिज़ाइन के लिए 6 सीट्स होती थी हमारे टाइम पे, 20 में से मैक्सिमम लोग 6 लोग डिज़ाइन का कोर्स ले सकते और थे। अगर डायरेक्टर बनना है वो भी डिजाइन में जाता है? वही थिएटर में डिज़ाइन करते हैं ना आप, यू डिज़ाइन अ सीन। हाँ। तो वो 6 लोग होते थे मैक्सिमम, बट अधिकतर एक्टिंग ही लोग। जैसे हमारे बैच में किसी ने भी डिज़ाइन का कोर्स नहीं लिया, सब एक्टिंग के ही कोर्स में थे। तो उन्हीं में से कोई इवेंचुअली डायरेक्ट करता है? करेक्ट। और आप लोग सब ने एक्टिंग चुना? जी, हाँ, सभी एक्टिंग। आप डिजाइन वाले कोई नहीं है? नहीं। मैंने चुना था डिज़ाइन, मुझे नहीं दिया गया था। वो क्या होता है क्राइटेरिया? वो तो सिलेक्ट करने वाले ही जाने, बट हाँ होता है कि 2-3 प्लेस होते हैं, उसका आपको सेट डिज़ाइन करना होता है, उसके कॉस्ट्यूम पैलेट बनाने होते हैं, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका भी एक वाइवा होता है, उस पर Q&A होता है, और फिर कमिटी डिसाइड करती है कि वो आपको डिज़ाइन देगी या नहीं। तो हाँ, नहीं, इस बार जैसे वही तो हुआ था, जैसे जब मिथ्यासुर को अवार्ड मिला तो एक्चुअली अपना जो स्पीच अजित ने दिया, अजित ने भी वही भरा था, तो जो स्पीच दिया, और तब अनु मैम डायरेक्टर थी, तो स्टेज पे अजित ने यही कहा कि मुझे इतनी बार रीडू मिला था सेकेंड ईयर तक मेरे सारे प्रोजेक्ट में, कि मैंने जब डिज़ाइन प्रोजेक्ट भी भरा, मैम ने बोला नहीं तुमसे नहीं होगा, तो तुम एक्टिंग ही करो, तुम ये डिज़ाइन प्रोजेक्ट मत भरो। और आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ये अवार्ड लेता हुआ मिथ्यासुर के लिए, तो आज मेरा रीडू हो गया मैम। तो दिस इज व्हाट ही सेड। भाई सिस्टम तोड़ दिया तूने अजीत। नाइस। मुझे ये एक चीज़ जो पूछनी थी, थोड़ा सा मतलब ब्रॉड सा सवाल है, लेकिन जैसे एनएसडी है और जो मंडी हाउस का एरिया है दिल्ली में, जहाँ मतलब उस आई थिंक जब आप लोग थे मतलब सब श्रीराम सेंटर कमानी वगैरह सब था तब, और ये त्रिवेणी कला संगम और ये सब जो सब। तो ये जो एक एरिया है टेक्निकली जो मंडी हाउस का है, जहाँ इतने सारे थिएटर हैं, और आज भी आप अगर वहाँ जाते हैं तो वो जो एक माहौल है जो वहाँ का रहता है, वो मैंने एक्चुअली इंडिया में कहीं और नहीं देखा।
जो वो उस टाइम पे जब आप लोग वहाँ थे तो वो क्या था, वो कैसा था वो माहौल, मतलब कि सब जगह जहाँ आप जा रहे हैं क्या सब लोग मतलब एक कॉमन विजन से मिले हुए थे, किस टाइप के लोग, क्या मतलब कि वो समा कैसा था? वो मेरे ख्याल से वो मेरा सबसे, जिसको कहते हैं ना कि सबसे सार्थक समय था जीवन का। एक NSD आने से पहले भोपाल भारत भवन था। उसके बाद ड्रामा स्कूल में जब मैं था तो ड्रामा स्कूल की तो खैर अलग कहानी है जहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो मंडी हाउस था वो अद्भुत जगह थी। मतलब आप रोज़ वहाँ पे श्री राम में नाटक हो रहे हैं, कमानी में नाटक हो रहे हैं, है ना, LTG में नाटक हो रहे हैं, फिल्में हो रही हैं, कथक क्या नाम श्री राम कला केंद्र था वहाँ हो रहा है, एक से एक क्लासिकल डांसेस हो रहे हैं, म्यूज़िक हो रहा है, सिंगिंग, मतलब जो माहौल होता। प्रगति मैदान उस समय था तो वहाँ पे सारी क्लासिक्स दिखाई जा रही, हम लोग भाग भाग के जाते थे वहाँ देखने के लिए। शाकुंतलम, मैक्स मुलर भवन था, शाकुंतलम उस समय हुआ करता था जो अब तो मिट चुका है। तो शाकुंतलम था जहाँ पे हम लोग जा करके फिल्में देखते थे, जो वर्ल्ड सिनेमा उस समय तो इस तरह से आसानी से उपलब्ध नहीं था, तो वहाँ पे होता था तो हम लोग वहाँ जाते थे देखने के लिए। मैक्स मुलर भवन था, वहाँ जा करके हम फिल्में देखते थे। तो जितना हमको एक्सपोजर वहाँ पे 3 साल में ड्रामा स्कूल के दौरान हमको मिलता था, वो मुझे लगता है वो कहीं संभव नहीं है। उतना एक्सपोजर, उतने तरह के आर्ट फॉर्म्स के साथ एक्सपोजर आप कितना लेते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कितना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 साल हॉस्टल से ना निकल पाएँ, वो भी हो सकता है, संभावना है। लेकिन जो अपने आप को खुला रखा है अपने अनुभव को लेने के लिए, तो बहुत कुछ था उस समय, बहुत कुछ था। और उस समय जो NSD का जो सबसे अच्छा माहौल था कि जितने पास आउट्स थे आपके, वो जो बाहर थिएटर करते थे उसकी चर्चा कैंपस में होती रहती थी, वहाँ बैठकी लगती थी। तो जो बच्चे पढ़ते थे उनका अपने सीनियर्स के साथ एक बहुत डायरेक्ट इंटरेक्शन था। तो जो बाहर काम हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है, जो अंदर काम हो रहा है उस पर वो बात कर रहे हैं। तो आपको असल में हिंदुस्तान में जो हो रहा है थिएटर, उसके बारे में बहुत कुछ उस एक प्रांगण में बैठे बैठे आपको पता चल जाता था। तो मेरे लिए तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था वो 3 साल बहुत बहुत कमाल के थे। आई थिंक गोपाल, आपने भी बोला था कि एक जो पिछले एपिसोड में आप आए थे, आपने बोला था कि आपके लिए NSD की एक बेस्ट चीज़ थी कि आपने कितना टाइप का थिएटर एक्सपीरियंस किया और कितने टाइप के मतलब डायरेक्टर्स का काम देखा और जो एक्सपोजर हुआ था, जो आपको, तो आप हाउ हैज़ दैट अफेक्टेड यू? मतलब वही है कि जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि वो जैसे कुमुद भाई कह रहे हैं, वो सेंटर था, वो पूरा एरिया जो है सेंटर था। और क्योंकि आप NSD स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा प्रिविलेज थे कि कहीं भी आपको एंट्री मिल जाती थी। अगर कमानी में कोई, जैसे मुझे याद है कि वो रॉयल शेक्सपियर कंपनी से ये आया था प्ले अपना कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो उसमें मार थी, मतलब लोग बाहर लाइन लगी हुई थी। बट क्योंकि हम लोग NSD के थे तो डायरेक्टर ने कुछ लिख के दे दिया था, तो हमको अलग से एक एंट्री मिल गई थी। तो वो इतना बढ़िया सेंटर था उस वक्त कि जो भी कहीं कोई अच्छा प्ले कर रहा है वो वहीं आ रहा है उसी जगह, और आपको उसका इजी एक्सेस है, आप देख पा रहे हो। अब बात यही है कि जिसको देखना है, जिसको नहीं देखना उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं चीज़ों में तो वो एकदम ऐसा था कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड आपको एक जगह पे मिल रहा है। और आप लोग ने भी ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाया या हॉस्टल में ही रहे? हाँ, बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत फ़ायदा उठाया मैंने तो। और मेरे लिए तो भारत रंग महोत्सव ही अपने आप में बहुत बड़ा एक फेस्टिवल था। वो तो ऐसा है कि वही जो कुमुदा कह रहे थे, अगर आप हॉस्टल से बाहर कदम ना भी रखो, मुझे लगता है तो भी कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको प्लेट में मिलती है NSD में। तो मतलब एक ही कैंपस में रहकर आप इंडियन प्ले तो छोड़ दो, आप पॉलिश प्ले और आप जर्मन प्ले, आप क्या सब देख रहे हो। शुरू में तो हम लोग बहुत नेगेट भी करते थे, अरे हमको ये चीज़ भी नहीं समझ आती थी कि हम नाटक देख या सबटाइटल पढ़े, क्योंकि जयपुर से उठ के आने के बाद नाटकों में सबटाइटलिंग ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। नाटक ऐसा होता है जो समझ आना चाहिए,
बट व्हेन यू सी भारंगम और आपको दुनिया भर से नाटक आ रहे हैं और आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है डॉल्स हाउस और आप डॉल्स हाउस के करने के तरीके 10 तरह के देख रहे हो, तब आपको लगता है बाप रे, ये तो सिलेबस के बाहर बहुत कुछ है जो समझना ज़रूरी है। सो डेफिनेटली NSD का 3 साल तो, और तब अगर हम अपनी खिड़कियां भी बंद रखें ना, देयर आर थिंग्स दैट गेट इनटू यू। तो और आपने भी जैसे ये जो आपको जो सब अवेलेबल था, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, आपने भी बहुत सारा फॉरेन थिएटर देखा। बहुत सारा सर हमने एक्चुअली सर देखिए, समझना जो होता है ना, वो लैंग्वेज नहीं मांगता, वो कुछ नहीं मांगता। एक जर्मन प्ले देखा था, वो सिर्फ कुर्सी लेके घुमाता था इस पे। अंकुर जी ने हमें बाद में बोला, कहानी का रंगमंच यही तो है, मतलब उससे वो रिलेट करके बोल दिए उस चीज़ को, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन बोला जाता है थिएटर में। तो इस तरह की चीज़ें, वो एक होता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, बस आपको इतना बोलना है, उसके बाद घटाघट जाना शुरू कर, इतना बदल देता है। मैं 500 रुपये न मांग पाऊँ किसी से, और इतने लोगों के सामने बैठ के मैं बोल पा रहा हूँ, ये मतलब थिएटर का तो ये एक्चुअली इससे रिलेटेड 2 सवाल हैं मेरे जो, और आप लोगों ने अब तो देश तो काफ़ी घूम लिया आपने, कई जगह तो आपने थिएटर भी कर लिया, परफॉर्म भी कर लिया, शूट भी कर लिया है। तो 2 चीज़ें थी, एक तो क्या आज भी NSD का माहौल वही है? क्या मंडी हाउस और NSD आज भी वही मायने रखता है जो आप लोगों के लिए तब रखता था? और दूसरा सवाल जो शायद इससे लेना देना हो कि ये और कहीं हम क्यों नहीं अचीव कर पाए, और दूसरा कि क्या आज भी आपको ऐसा लगता है जो NSD जा रहे हैं उन्हें ये सब मिल रहा है जिसका फ़ायदा आप लोग उठा पाए? ये मतलब कोई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ऐसा कोई मुझे ये मतलब और क्यों कहीं नहीं अचीव कर पाए का मुझे आंसर बस इतना लगता है कि NSD जो है ना, वो एक कोकून भी है, और वो एक मुझे लगता है वो दिमाग में ही हम ये रख के जाते हैं कि मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ और मैं वहाँ सीखने जा रही हूँ, तो मुझे ये सब अभी मेरे अंदर लेना है। पर बॉम्बे में सिर्फ सीखने कोई नहीं आता, दैट इज़ अ लेबोरेटरी, एंड हियर इज़ मुझे अब वो अप्लाई करना है। मुझे अभी ये जो यहाँ मैंने इस वर्कशॉप में सीखा ना, मुझे किसी ऑडिशन में दे देना है। मुझे तो वो होना ना थोड़ा मुश्किल है। सो नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज everything has changed, the system has changed, the education pattern has changed, student teacher का relationship has changed, so मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो सेम चीज़ है वहाँ, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? सर मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि बात ये हो जाता है कि सर एक जो एडमिशन होता है ना सर, वहाँ नाम आता है 80 बच्चों का, वो एक 3 साल के लिए नाम है, अब 3 महीने के लिए भी नाम आ रहा है, 6 महीने के लिए भी नाम आ रहा है, और अब तो एज भी हटा दिया कि अब 80 साल का आदमी भी NSD करेगा। तो वो सब एक बना बनाया पैटर्न है जो हमने सुना था, जो हमने कभी सुना था कि मनोज वाजपेयी 3 बार कोशिश किए, नहीं हुआ उनका, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं सुनी थी। और अब जाओ तो जी हाँ, 3 महीने का कोर्स आप कर लो, 6 महीने का कोर्स आप कर लो, तो वो स्टैंडर्ड थोड़ा गिर गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। आप गोपाल अभी गए थे, आपने NSD में अभी रॉबिन दास के एक प्ले के लिए शायद आपने म्यूजिक वगैरह किया था, तो आपका ये जो NSD वापस जाना, जो वो लौटना, क्या लगा आपको? क्या चेंज हुआ है या सेम है या क्या है, मतलब क्या बदला है? क्या मुझे एक तो बहुत नॉस्टैल्जिक था क्योंकि मैं इतने साल बाद दोबारा गया था, और दूसरा मुझे लगता है जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे लगता है सेम है फीलिंग। अच्छा। क्योंकि जो स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए वो सब चीज़ें, वो सब नया है, क्योंकि हमने पूरा देख लिया, हम बाहर से अब दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बट मुझे लगता है जो नया स्टूडेंट आया है उसके लिए वही सब चीज़ें हैं, उसके लिए वही, अगर कोई छोटे शहर से आज भी जा रहा है तो वो एक्सपोजर मेरे ख्याल उसके लिए उतना ही ओवरवेलमिंग है। बट जैसा इप्सिता ने कहा, क्योंकि एक तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो वो जो अटेंशन था वो एक पहले हमारे बैच में 20 लोग होते थे, 20 में से भी 1-2 लोग चले जाते थे हेल्थ रीजंस या कुछ भी, तो वो अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा था टीचर का। एक टीचर आपको कंटिन्यूसली देख रहा है, आपका
प्रोग्रेस, आपका प्रोसेस सब देख रहा है। वो थोड़ा सा आई थिंक डिवाइड हुआ है, बट अदरवाइज वो सेम है फीलिंग। और जैसा इप्सिता कह रही थी ना, क्या है कि सरकार का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि जो आप कह रहे हो ना कि क्यों नहीं बन पाया, वो एक ऐसी जगह है जब आप 3 साल वहाँ जाते हो तो आपका एवरीथिंग इज टेकन केयर, आपको सर्वाइवल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपका मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपका खाना रहना सब सॉर्टेड है, तो अब आपको सिर्फ सीखना है। वो बाहर कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं है। अगर बाहर आप कहीं जाते तो आपको फ़ीस भरनी है, उसके बारे में सोचना है, या मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, वो सब। तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर ऐसे आर्ट इंस्टीट्यूट्स को आपको इस्टेब्लिश करना है। अदरवाइज़ तो या तो कोई बहुत ही जेनरस कोई कंपनी हो जो, क्योंकि पैटर्नाइजिंग तो लगेगी, आर्ट उसके बिना होगा नहीं। तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। काका, आप जैसे इप्सिता ने बात की, मतलब एनएसडी की तो बात कर रहे हैं कि एनएसडी में चलिए शायद वो एक मानना है कि वो बात नहीं रही, या जैसे जयपुर में भी एक ज़माना था, या जैसे भारत भवन जहां आपने काफ़ी काम किया, शायद अब वो वाली बात रही नहीं जब आप थे वहाँ पे। अब वो हम गए थे, धूम्रपान का एक शो किया था, बट अब वो शायद माहौल नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो मेरे अगेन आपसे 2 सवाल है। एक तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जो सारी जो हमारी संस्थाएं थी जो एक ज़माने में काफ़ी कमाल की चीज़ें जनरेट कर रही थी, आज शायद उतना नहीं कर रही? और दूसरा, अब आप बम्बई में काफ़ी टाइम से हैं, बम्बई में आपकी थिएटर कंपनी है जो बहुत सक्सेसफुल है, डी फॉर ड्रामा, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है, मतलब लोग गाली देते हैं बट बॉम्बे धीरे धीरे थिएटर का कैपिटल सा बन रहा है, जो एक, और लोग बोलते हैं कि दिल्ली तो थोड़ा टाइम वॉप में फंसा हुआ है, बट बॉम्बे इज मे बी द फ्रंट रनर राइट नाउ, मे बी आफ्टर दैट बैंगलोर, आई डोंट नो। तो आपको क्यों लग रहा है ये ऐसा क्यों हुआ है? आपका बहुत ही कमाल का सवाल है, लेकिन उसका जवाब उतना आसान नहीं है। कुछ हद तक गोपाल जी ने दिया है, गोपाल दा ने दिया है। देखिए क्या है कि आर्ट का मायने आर्ट के मायने जो है ना हमारे लिए बदल चुके हैं। जो आज से 25 साल पहले थे वो अब नहीं है। क्या वो हमारी ज़रूरत है और उसी तरह की ज़रूरत है? वो नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। मैं अभी कल भी बात कर रहा था, परसों भी बात कर रहा था, लगातार पता नहीं कैसे ये बात 2 दिन से हो रही है, मेरे दिमाग में चल रही है कि जब हम दिल्ली में थे या भोपाल में थे और जब हम थिएटर देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, डांस परफॉर्मेंस देखने जाते थे, वो सारी चीज़ें जब हम देखने जाते थे तो वो सिर्फ अच्छे और बुरे का अनुभव नहीं होता था। नाटक अच्छा है, नाटक बुरा है का अनुभव नहीं होता था। वो बात क्या कह रहा है और उसका असर कितने समय तक हमारे ऊपर रहता था, उसका वो मायने रखता था हमारे लिए। अब वो चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो मायने नहीं रखता। हम जाते हैं एंटरटेन होने के लिए और हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। अगर सिनेमा है तो इसने इतने पैसे बनाए, और अगर थिएटर है अच्छा है बुरा है। हम उसके फॉर्म पे, उसकी कलात्मकता पे कोई चर्चा नहीं करता, उस पर रिव्यूज़ नहीं लिखे जाते, उस पर बात नहीं होती समाज में। अगर होती है तो बहुत कम होती है। किसी भी कला को ज़िंदा रखने के लिए, किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रखने के लिए पहले ज़रूरत है उस समाज की, क्या उसको ज़रूरत है कि नहीं है, और उसको कितनी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सालों से, अपने बचपन से मराठी रंगमंच की चर्चा सुनते आ रहे हैं, बंगाली रंगमंच की चर्चा सुनते आ रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए सुनते आ रहे हैं क्योंकि उस समाज की ज़रूरत थी जी। इसीलिए वो इतना रिच है ना। अगर कुडियट्टम अभी तक सर्वाइव कर रहा है तो समाज की ज़रूरत है। कथकली सर्वाइव कर रहा है जिस भी स्तर पे, उस समाज की ज़रूरत है। उसका दूसरा पक्ष है सरकार, जो इन्होंने कहा। क्या सरकार की प्राथमिकता में यह आता है? नहीं आता है। तीसरा सवाल कि एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारी ज़रूरत नहीं है। कुछ दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाए, जिन्होंने संगीत नाटक अकेडमी बनाए, जिन्होंने जो भी इंस्टीट्यूट्स बनाए, क्योंकि उनको लगा ये ज़रूरत है। उसके बाद से उसकी ज़रूरत हमको महसूस नहीं हुई। हर स्टेट में एक एनएसडी होना चाहिए। हर भाषा जो बोली है, बोली का अपना रंगमंच होना चाहिए। स्कूल में रंगमंच होना चाहिए।
यह हम सब चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी ज़रूरत नहीं है एक समाज के तौर पे, वो तो नहीं है। और किसी भी कला का उस समाज के आर्थिक जो उसकी जो पकड़ है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हिंदी प्रदेश हम देखें तो ज़्यादातर हिंदी प्रदेश बीमारू प्रदेश हैं आर्थिक रूप से, तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लिए थिएटर देखना वो लग्जरी है, वो ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ये ज़रूरत है। वहाँ पे लोग, जैसे बंगाल में घुमक्कड़ी ज़रूरत है उनकी, वो अपनी तनख्वाह से एक हिस्सा निकालते हैं घुमक्कड़ी के लिए। महाराष्ट्र में ये तय है कि आप किसी भी व्यक्ति को उठा लो, वो या तो गा देगा, परफॉर्म कर देगा, कुछ कर देगा, क्योंकि उनके आसपास वो समाज वैसे विकसित हो रहा है। तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं इप्सिता से इस बात पे एग्री नहीं करता हूं जहां पे वो ये कहती हैं कि आज एनएसडी का माहौल वो नहीं है, नहीं ही होगा। क्यों होगा? पूरी जनरेशन बदल गई है, उनकी ज़रूरतें बदल गई हैं, उनकी भाषा बदल गई है, हम उस भाषा से कनेक्टेड नहीं है। लेट देम फिगर आउट देयर ओन थिएटर, वॉट एवर जो करेंगे वो लोग, वो उनकी समस्या है, वो फिगर आउट करेंगे अपनी एक भाषा, रंग भाषा। हालांकि वो वापस आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब पहले आप किसी भी कला को समय देते थे तो आप अपने जीवन के 35 साल एक फॉर्म को देते थे, चाहे रतन थियम हो, चाहे कारंथ हो, चाहे पनिक्कर हो, चाहे बीएम शाह हो, कोई भी जो थिएटर डायरेक्टर होता था वो अपना फॉर्म डेवलप करने के लिए पूरा जीवन लगा देता था। तब जाकर के रतन थियम का थिएटर होता था, या पनिक्कर साहब का थिएटर होता था, या कारंथ का थिएटर होता था, कारंथ जी का थिएटर होता था, उस तरह से होता था। अब हम सिर्फ नाटक करते हैं, एक नाटक से दूसरे नाटक के बीच में कोई जुड़ाव नहीं है। मैं अगर एक पुराने चावल करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, उसके बीच में कोई उसके बीच में कोई एक आइडियोलॉजी नहीं, कोई समझ नहीं है। हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं क्योंकि मेरी ज़रूरत है, वो जितनी ज़रूरत है उतना कर पाऊंगा। मैं निर्देशक नहीं, मैं उस तरह की भाषा नहीं कर रहा हूँ। बहुत लंबा जवाब हो गया, मैं यही रोकता हूँ। सॉरी। बहुत अच्छा जवाब था, मैं धंस गया। अब अपनी आइडियोलॉजी ढूंढ रहा हूँ। एनएसडी से निकलने के बाद या आज भी ऐसी कोई एक चीज़ है जो आपने एनएसडी में सीखी थी जो आप आज भी यूज़ करते हैं अपने काम में? ऐसा कुछ है जो रह गया आपके बाद या आपके साथ, या तो अगर कोई प्रोसेस हो, एक्सरसाइज हो, या किसी की कही हुई बात हो, या कोई आइडियोलॉजी हो, ऐसा कुछ है जो आपको आज भी जब आप सोचते हो आप क्रेडिट एनएसडी को देते हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं जो एक व्यक्ति के तौर पे जो मैं अपने आप को खोज पा रहा हूँ या खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा श्रेय ड्रामा स्कूल को जाता है। उसमें बहुत बड़ा श्रेय अनामिका हक्सर को जाता है, हमारी टीचर को जाता है, अनुराधा कपूर को जाता है, अंकुर जी को जाता है, कीर्ति जैन, मतलब खालिद तैयब जी को जाता है, फैकल्टी को जाता है। जिन चीज़ों को हम वहाँ पे नकारते आए हैं, हम नकारते ही थे क्योंकि कोई भी हमको कुछ भी अच्छा बताता था हम पहले उसको डिसमिस करते थे। ये सारे विद्यार्थियों की आदत होती कि अरे बकवास है यार, ये सब क्या है। लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो अनामिका जी की क्लास में जो हमने जो एक्सरसाइजेस की थी और जो डायरेक्शन के स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइजेस की थी, उनका पूरा थिएटर आज भी अगर आप देखेंगे तो उसी एक्सरसाइज का ही एक्सटेंशन है। वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक होम इमेज की एक एक्सरसाइज कराती थी, अद्भुत थी। और कौन सी क्या होम इमेज हाँ। कि आपके लिए घर क्या है। अब उसके लिए एक हफ्ता दे देती थी कि अब आप सोचिए और उस पर एक आप मुझे बस विजुअली मुझे दिखना चाहिए क्या है आपके लिए, क्या चीज़ है वो। आपको डिस्क्राइब करना होता था? नहीं, आपको बोलना नहीं, प्रेजेंट करना, आपको इमेज रहना है, शब्द नहीं, मतलब हाँ, शब्द नहीं। आप एक्सरसाइज कीजिए, इससे मुझे पता चल जाए आपके लिए आपका घर क्या है। हाँ। अब जैसे कि हम हैं, उन्होंने एक्सरसाइज दे दी, हमने सुन लिया और भूल गए। अब कुछ काम तो किया नहीं, और एक रात पहले ध्यान आया कि अरे कल एक्सरसाइज है, तो अब क्या करें। तो मेरे बैचमेट सत्यजीत, मैं उनके पास गया, मैंने कल एक्सरसाइज है, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। तो बोला तो मैंने कहा क्या करूँगा। बोला
तो क्या है तेरे लिए घर? मैंने कहा मेरे लिए पता नहीं मुझे यार, मैं तो बोर्डिंग में पढ़ा हूँ। तो बोला तो चिट्ठियाँ, मतलब लेटर्स। तो मैंने कहा हाँ, दिया लेटर। अब चिट्ठी है, एक इमेज है चिट्ठी ना, अब उसका करोगे क्या? तो मैंने कुछ कुछ करके एक एक्सरसाइज की फ्लोर पे। अब ये मैं बताऊंगा तो बात ओछी हो जाएगी, लेकिन मैंने कुछ किया वहां पे। और वो ग्रेट टीचर की जो बात होती है कि उन्होंने वो देखा और उन्होंने उसमें से वो चीजें निकाली जो मुझे भी नहीं पता थी, वो मतलब निकाले। और हम क्लास के बाद हम थोड़ा सा हंसे भी, अरे यार इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। ये बात आपको 10 साल बाद रियलाइज होती है कि ये सब कुछ आपने किया था, सब कुछ आपके अंदर से था। और वो जो क्राइसिस था, वो आपका जो सबसे अंतरतम था, जो सबसे अंदर का था, वो आप निकाल के वहां रखे हैं। वो एक ग्रेट टीचर पकड़ता है, बस आपको इशारा देता है उस तरफ, आप नोटिस नहीं कर रहे हो, पर उसका जो रिजल्ट है वो आपको 10 साल बाद जब आप काम कर रहे होगे तो 10 साल बाद आपके काम में दिखाई देगा। सो दैट इज, ये एनएसडी की ग्रेटनेस है, एक ग्रेट टीचर की को। और उसमें आप रोज जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक मोमेंट्स आपको जो मिलते रहते हैं कभी कभी, वो अद्भुत होते हैं। और मेरे लिए तो ड्रामा स्कूल के बियॉन्ड में मतलब अद्भुत। खैर इसमें मैं मेरे पास जो आप कह रहे थे ना, जो आज भी मुझे लगता है कि तो हमारे एक टीचर हैं रॉबिन दास, उन्होंने ये क्लास से पहले बोला कि आज जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपका दुनिया देखने का या वो बदल जाएगा परसेप्शन, कोई भी रोल या कोई भी वो देखने, जो कि आज भी वो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। उन्होंने बोला जो स्टेटस है ना, वो स्टेटस के थ्रू अगर आप देखोगे चीज़ों को, तो अब ये स्टेटस आप किसी से मिल रहे हो लाइफ में, तो ये स्टेटस का स्ट्रगल हमेशा है। या आप देख रहे हो कि अच्छा वो एक एक बात पे ऊपर नीचे होता रहता है कि इस बात पे मेरा स्टेटस नीचे हो गया, इसका ऊपर हो गया। तो ऐसे अगर आप कैरेक्टर को समझोगे तो वो एक अलग समझ डेवलप होगी कि थ्रू द लेंस ऑफ स्टेटस। तो वो आज भी मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत गजब का टूल है। आप सोचते हो ये काम में जब करते हो, बिल्कुल, तो आप अप्लाई करते हो। आप लोगों को प्रेशर आ गया, अभी आपको भी एक एक टीचर की बात बोलनी पड़ेगी ना। देखो उदाहरण 2 आ गए, अब तो आपको देने पड़ेंगे। तो अच्छा, उदाहरण देना पड़ेगा। अब तो हो गया ये, अब इसका फॉर्म बदल गया है, अब नजरिया मेरा भी बदल गया है। वो इनकी निकल कहानी के गया बाद। मुंह से, निकल गया। अनामिका अक्सर रॉबिन दास हो गया, अब तो होना पड़ेगा क्योंकि अब मेरा स्टेटस बदल गया। नहीं डेफिनेटली ये तो है ही कि मुझे भी हर काम में मेरे हर काम में आई रियली गिव क्रेडिट टू एनएसडी, कभी भी। क्योंकि मुझे तो लगता है मैं अभी तक स्कूल से बाहर आई भी नहीं हूँ, और जिस वजह से शायद बात करने के बाद लोग उकता भी जाएं, बोले कि अरे भाई अब तो स्कूल से बाहर वाली जोन में आ जाए। पर क्योंकि ऑफ कोर्स तब टीचर्स ऐसे मिले हैं, अनुराधा कपूर, फिर आदिल हुसैन, खालिद तैयब, और एंड नॉट ओनली दैट, मैं मतलब उस वक्त मैंने जो कहा कि क्यों अभी वाली क्लासेस, मैंने भी शायद बहुत वेग कह दिया था, पर जैसे अगर हम मॉर्निंग में भरतनाट्यम क्लास या कलरीपाइट कर रहे हैं और शाम को हम कोई कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल सीख रहे हैं और रात को एक नाटक में काम कर रहे हैं, तो देयर यूज्ड टू बी टीचर्स एंड डायरेक्टर्स हु यूज्ड टू से कि तुम ये वाली क्लास क्यों और कैसे कर रहे हो, इसका कितना पोर्शन तुम अभी अपने नाटक में ला पा रहे हो, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में ला पा रहे हो, दैट इज व्हाट विल मेक यू अ कंप्लीट एक्टर। कि तुम ये रिफ्लेक्ट कर पाओ कि तुम्हारी क्लासेस में तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है। क्लास हो गई 1.5 घंटा फिर बंद कर दिया, इसलिए नहीं होती हैं क्लासेस। तो मुझे बस समहाउ लगता है अब वो टीचर्स नहीं है, जस्ट बिकॉज आई नो हाउ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड विदाउट एनी ग्रजेस अगेंस्ट द स्टूडेंट। खैर ये तो पुराने सवाल की बात जवाब हो रहा है ना। हाँ, पर बात ये है कि मैं अभी भी काम करते हुए देयर इज एवरी टाइम आई रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अनुराधा मैम एंड आदिल सर देयर विथ मी। आई थिंक मुझे अभी भी याद है कि आदिल सर बस एक बात कहते थे, दैट यू ऑलवेज परफॉर्म फॉर योर सीक्रेट पार्टनर।
तो मैं कहती थी तो मैंने उनसे पूछा था कि सीक्रेट पार्टनर मतलब हाँ ज़रूरी नहीं, एंड ही सेड कि एंड द पार्टनर कैन चेंज एवरी टाइम, बस उसके लिए आज परफॉर्म करो। तो हम लोग हंसी मजाक में कहते थे वो अगर आज नहीं हुआ उधर देखने के लिए और मैं सोच के बैठी हूँ मेरा सीक्रेट पार्टनर देख रहा है, मतलब तभी तो सीक्रेट है ना, यू आर परफॉर्मिंग फॉर दैट पर्सन। सो एवरी टाइम आई गो ऑन स्टेज देयर इज ऑलवेज दैट सीक्रेट पार्टनर जिसके लिए मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे लगता है। सो इट इज ऑलवेज देयर। अजीब तो नहीं है वो। Because this one is always on stage with me. How can he be there? He is not a secret also. Sir, अनुराधा कपूर, आदिल हुसैन, पोलैंड का एक ग्रुप आया था, रसिया का एक ग्रुप आया था। मतलब वो लोग तो इतना, मेरे को अगर पैसा मिले मैं कुछ ना करूँ जीवन में, मतलब ये तो हमने भी सोचा है। ये आपने सालों से मैं तो कुछ नहीं करना चाहता। ये आपने NSD से सीखा है। नहीं, मतलब थिएटर करूँ। मैं भी तो पोलैंड वाले ग्रुप अच्छा खाते और वो सर सिर्फ इस मसल पे काम कर रहे थे 12 घंटे 8 घंटे से, आलसी थे, इस मसल पे पूरा शरीर पड़ा एक मसल पे लगे हुए हैं। और सर यहाँ सोचना बंद हुआ और यहाँ सोचना शुरू हुआ। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाथ पैर मेरा कैसे सोचना शुरू कर दिया। जो ये एक घटना थी। और मग पे क्या लिखा है? आद्यम लिखा होगा, अनस्क्रिप्टेड। ये क्यों बोला सर आपने? ये मुझे त्रिपुरारी मैम ने सिखाया कि एक डायलॉग लिखा है उसके बाद दूसरा डायलॉग वही क्यों है। क्या बात? बोला था चुप रहो। वैसे बोला था, उन्होंने अपने एक्टिंग एक्सरसाइज करवा ली। क्यों बोला मैंने? अब मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिना NSD के अब मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया। मतलब कोई भी बड़ा स्क्रिप्ट लीजिए, ऑथेंटिक राइटर, ऑथेंटिक पब्लिकेशन, सब कुछ लीजिए, चेकअप का है या किसी का है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन वही क्यों है। आप क्या बोलना चाहते अपने मन से ये बोलिए, आप जो बोलना चाहते वो बोलिए। आप कुछ भी कीजिएगा ना वही लाइन ही बोलनी पड़ेगी, कितना भी रिसर्च कर लीजिए। ये सीखा त्रिपुरारी मैम से, जो कि अब नहीं है। उनके साथ बहुत घंटों सिर्फ बैठे रहे। मैम ऐसे करने का मन कर रहा है तो करो ना, कौन मना किया है। मतलब इतनी देर तक वो ऑब्जर्व करती थी कि तुम्हारा बॉडी बोलेगा कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे बोलना है। दादा प्रणाम, मन करेगा वो करो और फिर उसको एडिट करके नाटक बनाओ। और ये आपको लगता है कि जब आप अपना काम अप्रोच करते हैं आप ऐसे सोचते हैं? जी, अभी मैं पंचायत, मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अमेजोन वाले डांटने लगते हैं। अभी जो मैं शूट करता हूँ, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा। इसीलिए अभी जो बोलता हूँ, सिर्फ लिसनिंग पे सिर्फ ध्यान दिया, कुछ नहीं करूँगा मैं। अगर सुनाई देगा तो ही बोलूँगा, चाहे मुझे डायरेक्टर 10 बार बोले तू घटिया एक्टर है, तू जो डायलॉग फंबल मारता है, तुझे एक्टिंग नहीं आती, फिर भी ना, जब तक सुनूंगा नहीं बोलूँगा नहीं। तो इसी चैलेंज पे मैं अब वाला शूट इसी पे कर रहा हूँ। मेरा एक ही कार्ड खत्म हुआ है तो मेरे को थोड़ा ये करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो गई। ये जो आपने कहा कि जो आपने सीखा आप आज भी यूज़ करते। एक और चीज़ मुझे लाइफ आफ्टर NSD वाला एक सवाल था कि आपका NSD का एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है? एक तो क्या टच में रहता है, कुछ सिस्टम है, या जब मिलते हैं तो कुछ अलग ही कम्युनिकेशन होता है, या कैसा है एलुमनाई का हिसाब? मतलब जो लोग साथ काम करते हैं वो काम करते हैं, जो काम नहीं करते वो काम नहीं करते हैं। नहीं, जब आप करते हैं आप देखो, अब ये क्या आपको मिलते हैं तो एक स्नेह होता है आपका एक दूसरे के प्रति। अगर कोई मुझे कहता है कि मैं NSD से हूँ तो मेरा उसके प्रति एक आकर्षण है। हाँ, अच्छा, ऑफ कोर्स है। रिपल्शन नहीं? नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि उसने अपने 3 साल दिए हैं, उसने इस जैसे भी दिए हों, नींद में भी दिए हों, पर दिए हैं।
मतलब बहुत सारे लोग नींद में भी देते हैं। ये कोई मतलब जब जस्ट बिकॉज आप एनएसडी से हैं आप एक्टर बन गए, कोई गारंटी नहीं हो सकती ना। आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए हैं और ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 3 साल बाद आप निकल के आए और एक्टर बन गए हैं। एक्टर बनना तो लंबी प्रक्रिया है ना, वो तो उसके 15 साल बाद तक आप कोशिश करते रहते हैं, तो अलग बात। बट यस, एनएसडी के लोगों का है, बैचमेट्स का आपस में ग्रुप्स होता है, शायद हमारे ग्रुप का तो है, और उसके अलावा मेरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ कुछ लोगों के साथ संपर्क बना हुआ है, जो बहुत सीनियर उनसे भी संपर्क बना हुआ है, लेकिन वो रोज़मर्रा का नहीं होता है, वो गाहे बगाहे मुलाकात होती है, एक तरह का वो है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपका काम देखते हैं, जब कोई बहुत सीनियर व्यक्ति जिनका काम आपने देखा है वो आकर के सरप्राइज़ देते हैं, जब आपका काम देखते हैं तो उससे बड़ा सुख नहीं मिलता, उससे बड़ा सुख नहीं होता है। जैसे हमारे एक सीनियर रवि खानविलकर साहब, तो वो उनके नाटक हम रेपेट्री में देखा करते थे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। अचानक एक दिन हमारा फेस्टिवल चल रहा था, वो 3 नाटक लगातार देखने आ गए और मुझे लगा ये, और एनएसडी की भी एक समस्या है कि लोग नाटक नहीं देखते। दुबे जी, बहुत पुराना संवाद दुबे जी का है, पंडित सत्यदेव दुबे का, कि एनएसडी वाले दूसरों का नाटक देखते ही नहीं है, और ये अभी तक ये लागू है। एनएसडी वाले क्योंकि उनको ये लगता है कि एक तरह का एक बगावत है कि हम सिनेमा करने आए हैं, तो मैंने थिएटर को जितना समय देना था दे दिया। वो अच्छी बात है, दे दिया है, लेकिन लेकिन या मुझे लगता है नाटक देखना चाहिए। आप काफ़ी चीज़ें बोल गए, ठीक है, नहीं सही है ये नाइस। तो हाँ, आप लोग ने कुछ सीनियर्स के साथ कुछ काम किया है, कुछ एक्सपीरियंस रहा है बाद में जो मिले हैं, कैसा रहा है वो एलुमनाइज के साथ? सिर्फ जिनके साथ काम किया है, हाँ, जिन भी सीनियर्स के साथ काम किया है, जो एक्चुअली वही बात जो दादा ने कही कि उनका काम मैंने देखा, उन्होंने मेरा काम देखा, उनके साथ जितनी मुलाकात होती है वो तो अच्छी है। बट हाँ, आई एम नेवर ऑन एनी सच व्हाट्सएप ग्रुप जो कहता है कि एनएसडी एलुमनाई 50 साल ऐसा है के। क्या कोई ग्रुप? हाँ हाँ, ऐसे भी ग्रुप्स हैं। आप लोग हैं उस पे? मैं तो नहीं हूँ। आप हैं? नहीं सर, मैं था लेकिन अब नहीं। आपने छोड़ा या आपको निकाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद छोड़ा है। तो एक्चुअली आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और ये किसी तरह से मैं पूछना चाहता था कि ये जो आप कह रहे हैं कि एनएसडी आप थिएटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा। ये जो होता है कि एक्टिंग का काम मिलेगा आपको, फिल्म में काम मिलेगा, ये तो रेट्रोस्पेक्ट में हम सीखते हैं। बट क्या जब हम आप एनएसडी ख़त्म करके जब दुनिया में निकलते हैं, तो क्या एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अब मैं ये सीख के आया हूँ तो मुझे काम मिलेगा, और अगर वो काम नहीं मिलता और कम काबिल लोगों को मिलता है तो हमें कैसा लगता है? क्या है वो एक्सपीरियंस क्या है इमीडिएटली आफ्टर एनएसडी? आप जिस विधा के लिए काम करने गए थे, जिस विधा को सीखने गए थे, थिएटर सीखने गए थे, हाँ, तो अगर आपको थिएटर में काम करना है तो वो हमेशा उपलब्ध है आपके लिए। एनएसडी से निकल के वो एक फ़ायदा है, वो मिलेगा आपको। नहीं, फ़ायदा है कि नहीं है पता नहीं मुझे, पर वो काम मिलेगा, आप अपना काम क्रिएट करेंगे, इसी के लिए आप थिएटर गए थे। एनएसडी ने आपको इसलिए नहीं तैयार किया है कि आप जाएंगे और आप बाहर जाएंगे और आपको कोई गोदी में उठा करके काम दे देगा। आप अपना काम क्रिएट कीजिए, जैसा बाकी लोगों ने किया है, जैसा लोग कर रहे हैं बम्बई और में। जब जितने आप लोग निकले थे एनएसडी से, आपको ये पता था या आपको लगा था कि अब मुझे थोड़ा प्रिविलेज मिलेगा? नहीं, मुझे कभी प्रिविलेज का एहसास नहीं था, नहीं लगा था। अभी भी नहीं है, और न उसका कभी फ़ायदा हुआ है, अगर वो कोई प्रिविलेज है कहीं तो। क्योंकि एनएसडी आपने प्रिविलेज के लिए नहीं किया था, एनएसडी आपने सीखने के लिए किया था, और वही प्रक्रिया लगातार अभी तक चलती जा रही है। सो वो चाहे सिनेमा हो चाहे थिएटर, प्राइमरली थिएटर। तो जब मैं यहाँ थिएटर भी कर रहा था, जब मैं बॉम्बे भी आया था, तो मैं थिएटर करने के लिए आया था, तो सिनेमा करने के लिए नहीं आया था मैं। मतलब आया बहाना सिनेमा था, पर थिएटर ही करता रहा। तो आई डोंट थिंक सो वो नहीं। और आपकी जैसे कोई एक्सपेक्टेशन थी एनएसडी से निकल के? नहीं, एक्सपेक्टेशन मतलब जैसे वो जो कह रहे हैं ना कि आपको थिएटर की पढ़ाई की गई जी, आप कभी भी, मतलब वो तो डिस्करेज ही करते हैं एक्चुअली। जब आप जो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है उसमें अगर आप कह देंगे कि मैं यहाँ से जाके सिनेमा में एक्टिंग करूँगा, तो शायद आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। इट्स दैट, क्योंकि उनका फोकस थिएटर है। करेक्ट। और जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो मेरे ख्याल से एनएसडी उतना कॉन्फिडेंस आपको दे देता है कि आप अपना खुद का थिएटर क्रिएट कर सकते हैं। इतनी तो उसकी पढ़ाई में ताकत है। बट बात यह है कि आप वो
करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और जैसे कि अब आप सिनेमा में आ रहे हैं ना, तो ये एक बिल्कुल ही आप आते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये अलग चीज़ है। तो आपको लगता ज़रूर, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, जो पढ़ाई का कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको टिके रहने देता है। बट आपको ये तो पता चलता है कि ये अलग फॉर्म है, अलग दुनिया है, अलग इसके तरीके हैं, तो वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। बट उसका थिएटर का कॉन्फिडेंस एनएसडी ज़रूर देता है आपको। एक्सपेक्टेशन शायद नहीं होती है, पर अपने आप ही पता चल जाता है कि ओह आप एनएसडी से हो, तो एक अलग बिहेवियर है। हाँ, मुझे कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रही कि मुझे काम मिल जाएगा फिल्मों में, क्योंकि मेरा वो नहीं था कि मुझे फिल्मों में काम मिले, इसलिए मैंने वो किया है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि एनएसडी करके इतने साल से, मतलब मुझे ही पूछते हैं कि तुम्हारे जानने वाले कुछ लोग कहाँ हैं एनएसडी करके, कहीं फिल्मों में या किसी में कुछ क्यों नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो अगर सिर्फ फिल्मों की बात है तो मैं भी कहीं बहुत फिल्मों में नहीं हूँ, बट आई एम वर्किंग। हाँ, मतलब एक्टिंग के काम की, थिएटर की नहीं, भी बात हो मैं सकती है। वही हाँ, बोल रही हूँ। दिस थिंग इज कि आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग कि यू मस्ट नो हाउ टू क्रिएट योर ओन वर्क, क्योंकि अगर आप खुद ही खुद को गायब कर दोगे स्टेज से तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो। तो आपको मतलब यही आप पढ़ के आए हो, मतलब मैं ये पढ़ के आई हूँ, तो मुझे यही दिखाना है जब तक मैं करती रह सकती हूँ। और मुझे लगता है साल दर साल आई ग्रेजुएटेड एज एन एक्टर, बट देन आई लर्न हाउ टू डायरेक्ट, फिर चाहे वो छोटा स्किट ही क्यों ना हो, आधे घंटे का। फिर देन आई लर्न कि ओके हाउ टू डिज़ाइन अ कॉस्ट्यूम फॉर अ प्ले। तो वो काम करते करते ही हुआ। सो आई थिंक हाँ, वो कॉन्फिडेंस तो मुझे एनएसडी ने दिया है। और आप दुर्गेश जी, आप जब एनएसडी से निकले तो आपने थिएटर ज़्यादा किया या फिल्मों का काम ज़्यादा किया? दोनों मिला के किया सर। हाँ, और आपको ऐसा कभी लगा था कि मैं, जैसे आपने ये सोचा था कि मुझे एनएसडी में जाना है, जी। दूसरी बार जो आपका हुआ, जब आप बाहर निकले तो आपकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि अब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा या काम मिलेगा? नहीं, मुझे था कि मुझे करना है, मुझे आ गया है, मुझे करना। और सर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 11 दिसंबर 2001 से मैं थिएटर शुरू किया हूँ, और 26 साल अब मैं अपना नाटक लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ, परफॉर्म कर लेता हूँ। ये मुझे आया। और जब एक मतलब ये अभी जो ट्रेनिंग की बात चल रही थी और हम बोल रहे थे कि एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूशंस कम ही बने हैं, मतलब बॉम्बे में ड्रामा स्कूल है, डीएसएम है, और मिक्स्ड रिजल्ट्स हुए हैं, मुश्किल भी हो जाता है, फंडिंग के भी प्रॉब्लम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट कोशिश जारी है। बट अब क्या है, अब जैसे अब हर मोहल्ले में 10 वर्कशॉप चल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हम आपको एक्टिंग सिखा देंगे, और मतलब कुछ 1000 रुपये में हो रहे हैं, कुछ 5000 में हो रहे हैं, कुछ एनएसडी के नाम पे हो रहे हैं कि एनएसडी के ग्रेजुएट हैं, कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या जो एक्टिंग कोचिंग जो चल रही है, जिस हिसाब से चल रही है, क्या ये वैल्यूएबल सिस्टम है जो ये चल रहा है, क्या ये यूजफुल सिस्टम है, और क्या ये, जैसे आपने कहा, क्या अब हमारी ज़रूरत ये है, जैसे आप कह रहे थे जो समाज की ज़रूरत होती है, कि अब ज़रूरत ये है कि हमें हफ्ते में एक्टिंग सीखनी है या महीने में एक्टिंग सीखनी है, और इसीलिए ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं, और अगर आप उतना ही टाइम दे रहे हैं लिमिटेड, तो क्या आपका कोई फ़ायदा हो रहा है? देखिए, समाज जो हमेशा चाहता है वो हमेशा सही नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, है ना। तो समाज एक तरह से सोच रहा है, और उसमें एक माइनॉरिटी होती है जो एक दूसरी दिशा में सोचती है। मुझे लगता है कला का काम है उन चीज़ों को जो घट रहा है उस पर सवाल उठाना। उसकी कमी हो गई है। ये जो वर्कशॉप्स चल रही हैं, जितने एक्टिंग स्टूडियो, तो मेरा उसमें मैं उसमें बहुत राज़ी नहीं हूँ। जब तक आप खुद ट्रेन नहीं हैं पढ़ाने के लिए जी, तो आप गलत पढ़ाना से बड़ा नुकसान नहीं है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। यह गलतफहमी किसी व्यक्ति को पल जाना, इवन ड्रामा स्कूल करने के बाद भी कि मुझे मालूम है एक्टिंग क्या है, उससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती है। तो ये जो
टुकड़ों में जो एक्टिंग सिखाई जा रही है, जितनी भी सिखाई जा रही है, अनलेस समवन इज रियली ट्रेन्ड और उसको मालूम है उसका काम, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। वो बिजनेस है, मुंबई है, बिजनेस शहर है, होता है, हो रहा है। पर मुझे लगता है इसके बावजूद भी देयर आर सम गुड पीपल जो सच में सीरियसली वर्कशॉप्स लेते हैं और सीरियसली पढ़ाते हैं। भैया बस। व्हाट आर योर थॉट्स गोपाल? नहीं, मुझे लगता है कि जैसा काका ने कहा कि वो बिज़नेस है, और जैसे मुझे लगता है 3 साल जो हमने वहाँ बिताए उसमें भी हमें नहीं लगता कि हमने सब सीख लिया। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें लगता था कि ये इंट्रोडक्शन है टू सर्टन कॉन्सेप्ट। फिर कई साल लगते हैं आपको उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने में और फिर उसको अप्लाई करने में। जैसे मैं ये वो स्टेटस वाला ही आपको बोल रहा था, वो बहुत सुनने में इजी है बट वो अप्लाई करने में उसमें बहुत साल लगते हैं कि यार ये वो कॉम्प्लेक्स है सब। तो अगर आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए तो शायद ठीक हो सकता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि जो ले रहा है वर्कशॉप उसको कितना एक्सपोजर है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए हो सकता है बट अदरवाइज तो ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। नहीं, एक्चुअली सेम, इसमें मुझे नहीं लगता कोई अलग आंसर हो भी सकता है। जैसे मुझे लगता है, नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा सा, जैसे आप उजागर चलाती हैं, उजागर काफ़ी यंग एक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, राइट? तो वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, जो अपने यंग एक्टर्स को, तो वो क्या प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, उजागर जैसे अभी तक कोई मॉड्यूल लेके नहीं आया है अपना। सो इट इज़ वी डू प्लेज एंड फॉर द प्लेज वी डू ऑडिशन, एंड देन ऑडिशन भी मतलब ऐसा ऑडिशन वाला नहीं होता। हम वी शेयर आवर स्क्रिप्ट्स विथ न्यू पीपल हु वांट टू जॉइन, और हम फिर स्क्रिप्ट्स पे बात शुरू होती है। फिर वो एंड तक छनते छनते जो टिक पाता है कि ठीक है ये लोग इस तरीके से ये नाटक देख रहे हैं, तो फिर चाहे हम ऑन स्टेज एक्ट करें ना करें, हम देखें तो सही कि ये प्रोडक्ट ये लोग बनाएंगे कैसे। तो जो रह सकते हैं, रह पाते हैं, वो रहते हैं और फिर वो साथ में काम करके सीखते हैं, हाँ। राइट? which is I think the process that say even we follow, that because मतलब मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कभी रही नहीं है, राइट। बट वो, और कोई जब पूछता है मुझसे कि जो एक सिस्टम हुआ करता था कि ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अब वो ग्रुप शायद एक थोड़ा सा ओल्ड थॉट है, बिकॉज वो एक जो ग्रुप ज्वाइन करके आप रोज रियाज करेंगे या रोज कुछ करेंगे, वो शायद अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब सब प्रोडक्शन कंपनी बन गए हैं ना, हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस काम करते हैं। और बहुत लोग जो मुझसे मिलने आते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि यार हमारा ऐसा ग्रुप का सिस्टम नहीं है, तो उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं उन्हें ना बोल रहा हूँ, बट वो एक्चुअली सिस्टम ही बदल गया है क्योंकि वक्त उतना कोई दे नहीं रहा ऐसी चीज़ के लिए। दुर्गेश जी, आपका एक्टर्स जिम करके आपने कुछ शुरू किया था, जी जी। इसके बारे में ज़रा बताइए, क्या है एक्टर्स जिम? ये मतलब आप दुनिया के कितने बड़े एक्टर हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप 2 घंटा खुद पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, खुद रियाज नहीं कर रहे हैं, आपने वॉइस पे, अपने माइंड एक्सरसाइज पे, इम्प्रोवाइजेशन ये सब नहीं कर रहे हैं, तो आप शाम को अच्छा शूट नहीं कर पाइएगा या शाम को अच्छा रिहर्सल थिएटर में नहीं कर पाइएगा। तो ये सब सोचते हुए हमने बनाया था, सिर्फ आप स्पेस का 100 रुपया लूँगा आपसे, आइए हम लोग कि कोई किसी को सिखाएगा नहीं। अच्छा, कोई किसी को सिखाएगा नहीं, हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, वॉइस पे काम करेंगे, बॉडी पे काम करेंगे, अपने अपने घर जाइए। इस तरह से हमने एक ये आज भी चल रहा है? आज भी एक मेरा दोस्त है, वो अभी चला रहा है। जब मैं काम में व्यस्त रहता हूँ तो वो चलाता है, और इस तरह से ये चल रहा है। और लोग आए थे? हाँ, लोग आते शिद्दत से आते हैं, आते रहते हैं। मतलब इसमें तो फिर वही लालच आ जाता है ना कि यहाँ जुड़ेंगे तो काम मिलेगा। मैक्सिमम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुंबई थिएटर का है कि यहाँ जुड़ जाएंगे तो काम मिलेगा, वो से ज़्यादा आने लगते हैं। आप NSD पास आउट हैं, फिर भी आपको इस तरह के वर्कशॉप में आना चाहिए कि आप अपने गले पे 2 घंटा काम किया, फिर अपने ऑडिशन में निकल गए, या जो भी है बेसिक चीज़ों पे काम करते हैं उसमें से। मेरा एक्चुअली हमें ऑडियंस से भी कुछ सवाल मिले हैं जो मैं उस पर जाऊंगा, और हमारा एक रैपिड फायर सा एक सिस्टम है, बट मैं ज़्यादा रैपिड आदमी हूँ नहीं, तो हम उसे स्लो बर्न बुलाते हैं। नाइस। तो वो आएगा जब आएगा, क्योंकि थोड़ा सुस्त मामला है ना आप और हम जब मिलते हैं। मुझे एक जो आखिरी सवाल बिफोर आई कम टू द ऑडियंस क्वेश्चंस व्हिच वी ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड वाज कि
आप अब जो हम ये सारी बातें कर चुके हैं, अब आप लोग जब यंग एक्टर्स के साथ काम करते हैं, आप लोग सब भी यंग हैं, बट मतलब आपसे यंग या आपसे नए एक्टर जब आप काम करते हैं, तो क्या आप जब उनके साथ काम कर रहे हैं, आपको एक लैक ऑफ ट्रेनिंग का कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको ऐसा लगता है कि काश इसने थोड़ा और, मतलब, या एक वो रियाज मिसिंग है या कुछ मिसिंग है, या क्या ये एक ट्रेंड आप देख रहे हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अनट्रेन्ड एक्टर्स के साथ काम करना अपने अलग चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, या आप इतने अच्छे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आपका जवाब वो होने वाला था। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रेनिंग मुझे लगता बहुत ज़रूरी है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन जो ड्रामा स्कूल नहीं गया है वो अच्छा एक्टर नहीं है, अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाएगा, अच्छी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाएगा, ये मूर्खता है। देयर सो मेनी ग्रेट एक्टर्स जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, जो वो, क्योंकि एक समय के बाद अभिनय जो है ना एकाकी है, आपका अपना सेल्फ डिस्कवरी है। तो वो जब आप काम कर रहे हैं तो समूह में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत सारा समय आपके अपने साथ गुजरता है, उस प्रोसेस का बहुत सारा समय आपके अपने साथ गुजरता है। मेरे ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर बहुत कॉम्पिटेंट बच्चे हैं। उन्होंने कहीं काम नहीं किया है, पहली बार काम कर रहे हैं। वो बहुत शार्प हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ते हैं, सीखने की लालसा रखते हैं। दिक्कत सिर्फ एक जगह है कि उनके पास समय नहीं है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उनके पास वो समय नहीं है और वो उनकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप चुन कैसे रहे हैं? वो चुनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ की शक्लें पसंद आ जाती हैं, मेन है वो। कुछ बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। आपको लगता है कि ये जिस बैकग्राउंड से आया है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि इसको और कहीं खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, रात को वो खाना डिलीवरी करते हैं और समय निकाल के थिएटर करते हैं और 4 घंटे सोते हैं। अब ये सारी ट्रेनिंग वेनिंग एक कोने में चली जाती है। उसका जो पैशन है, उसकी जो ज़रूरत है काम करने की, वो हमेशा आगे आ जाती है। तो उसमें फिर आप ये नहीं देखते हैं कि वो उसमें प्रतिभा कितनी है, वो प्रतिभा साइड में हो जाती है, मेहनत आपकी आगे आ जाती है। तो बहुत सारे, लेकिन मुझे लगता है कि जो यंगर लॉट है बहुत टैलेंटेड है। बात सिर्फ इतनी है क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है तो उनका फोकस नहीं है। और हमारी जो ज़रूरत है, मेरी जो थिएटर करने की ज़रूरत है, वो अभी भी उनसे ज़्यादा है। मैंने अपने ग्रुप में लोगों को कहा हुआ है, सालों से कह रहा हूँ कि आप लोग, आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, टीम है, डी फॉर ड्रामा है, आप लोग अपना नाटक बनाइए, हम प्रोड्यूस करेंगे, तैयार करेंगे। तो आपको पिछले 10 साल में, 15 साल में एक नाटक कोई तैयार नहीं कर पाया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। वो हम आपको मौका दे रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन आपकी ज़रूरत है क्या? वो तो बात सिर्फ आपकी ज़रूरत की है। टैलेंट का जहाँ तक सवाल है, उसकी कमी नहीं है। दे आर वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत, मतलब मुझे लगता है कि अभी उन लोगों ने एक नाटक बनाया है जो खुद मिल करके यंगस्टर्स ने पहली बार बनाया है। उसमें घनश्याम का बहुत बड़ा रोल रहा है उसको तैयार करवाने में। लेकिन कमाल का काम किया उन लोगों ने। मुझे लगा कि अरे यार, ये हर साल क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पर वो वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा, जो अभिनेता, जो सारे इस फील्ड में हैं, हम सब की जो मूल कारण है इस फील्ड में आने का, नाटक में आने का, आलस है, गैर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से भागना है, वो पहला कारण होता है। घर की सब्जी नहीं खरीदनी है, एक बड़ा बोझ है, थिएटर कर रहे हैं, समाज बदल दे, क्या हमारे समय में था, अब वो नहीं है। घर में जाते थे तो एक सीरियस गंभीर चेहरा लेके जाते थे, घर वाले घबरा जाते थे कि कुछ बहुत गहरा करके आ रहा है ये, इसको कुछ काम मत दो। क्या करके आ रहे हैं? चाय समोसा खा के आ रहे हैं। लेकिन जो मुंबई में जो लोग आए हैं, 99% लोग, 98% लोग आए हैं सिनेमा करने के लिए, और आई रिस्पेक्ट दैट। और मुझे लगता है कि वो उनकी पहली प्राथमिकता है। पर जितने समय वो थिएटर कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ थिएटर कर रहे हैं, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो उसको उतनी ही ईमानदारी से करें, और उनका कोई भी काम जो उनका मेन फोकस है सिनेमा, वो सफ़र ना करे इसकी वजह से।
बिकॉज उस पे नहीं जज किया जाएगा किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो अभिनेता है, वो यहाँ करे अभिनय वहाँ करे अभिनय, वो उसकी चॉइस है। मेरी चॉइस अलग हो सकती है, उसकी चॉइस अलग हो सकती है, बट आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे लगता है कि या आप बिकॉज आप भी आप ग्रुप चलाती हैं उजागर, तो आपका क्या रहा है अनुभव विद द यंगर एक्टर्स, विद देयर इंटेंशंस, विद देयर, क्या सिमिलर रहा है जो? नहीं, मुझे तो मतलब आई थिंक पीपल जो लोग मेरे ग्रुप में हैं वो लोग भी काफ़ी जुझारू हैं। दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी फोकस्ड। एक तो उजागर अपने आप में ही बॉम्बे में मुझे लगता है हमारा ग्रुप बहुत नया है बॉम्बे में, तो हम चुनते भी खुद बहुत डर डर के हैं लोग, तो पर हाँ जो भी नए लोग हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि एक इंसान ट्रेन होके भी बहुत अनट्रेन्ड रह सकता है, पर हमारे ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हैं समहाउ एवरीवन लर्न फ्रॉम ईच अदर, सो दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो समय की कमी वाली बात है वो ना थोड़ा बॉम्बे की वजह से ही है। वो पूरा का पूरा लौट उठ के अगर अभी शायद चला जाए जयपुर में तो सब उस तरीके से काम कुछ नहीं करेंगे इसीलिए आए हैं। जयपुर में कुछ नहीं कर रहे थे, ये सब जयपुर वाले है ही नहीं। हम लोग अगर चले जाए अपने शहर, क्योंकि मैं जिन लोगों को भोपाल में छोड़ के आया हूँ ना 30 साल पहले, वैसे ही वो अभी भी वही हैं। उनके लिए समय काल परिस्थिति कुछ नहीं बदला है। अगर मुझे कभी टाइम मशीन से पीछे जाना होता, भोपाल चले जाओ, उनसे मिल लो 15 मिनट, आपको पता चल जाएगा ओहो अभी मैं 1980 में हूँ, 87 में हाँ, हूँ। वहाँ पे सब कुछ फिर उसी पेस से चल भी रहा है। हाँ। नहीं, विचारधारा में भी बदलाव नहीं आया है। बॉम्बे मुंबई से अद्भुत शहर नहीं है, वाइब्रेंट शहर नहीं है। थिएटर में मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ। नहीं, डेफिनेटली अभी मतलब तो वैसे भी। yes। लेकिन थिएटर में जितना अद्भुत थिएटर यहाँ हो रहा है, और यहाँ जो थिएटर हो रहा है लोग अपनी जरूरत से कर रहे हैं। मतलब अगर एक ही वेरियस काम कर रहा है, या उजागर काम कर रहा है, या डी फॉर ड्रामा काम कर रहा है, या मकरंद देशपांडे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कहीं से कोई ग्रांट आएगा, कहीं से पैसा आएगा तो वो नाटक करेंगे। सब अपना लगा करके कर रहे हैं, और वो जो लोग जुड़े हुए हैं उसी पैशन से जुड़े हुए हैं। कितना नाटक होता है यहाँ पे, कितना नाटक नहीं होता, थिएटर होता है कितना, और कितनी भाषाओं में कितना ओरिजिनल लिखा जा रहा है। गोपाल दा, हाँ सही, मैं सहमत मैं आपसे सहमत। मैं थोड़े से ऑडियंस ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले लिखकर हमें भेजे थे, उनमें से हमने कुछ फिल्टर किए हैं। ऑडियंस को हम फिल्टर नहीं कर पाए तो पवन उत्तम आए हैं तो लेकिन उनके सवाल हम थोड़े से फिल्टर करेंगे। तो पलाश हैड अ क्वेश्चन फॉर दुर्गेश जी। हेलो दुर्गेश सर, आई एम पलाश। मुझे पूछना है, जो आपको फेम मिला है पंचायत मूवी से, सीरीज से, तो अभी जो आपको फ़ोटोज़ खींचते हैं, आपके साथ सेल्फीज़ निकालते हैं, और जो आपको फेम मिला, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा है? मतलब पहले से अभी तक जो एक्सपीरियंस आपने फील किया है, तो वो कैसे फील किया है? पॉपुलैरिटी कैसे हैंडल कर रहे हैं आप, वो पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे को पॉपुलैरिटी लग कैसे? नहीं रहा कि मैं हुआ यार। वही यार, मैंने वहाँ कुछ रविंद्र दास का मंत्र था, वो अप्लाई कर दिया, तो वो देख रहा है विनोद में काम कर गया, वो तो मैं करता रहता हूँ। लेकिन वो अमेजोन पे, टीवीएफ पे आ गया तो लोग ही हाय तौबा क्या एक्टिंग। लेकिन दोस्त वो आता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मैं उतना कुछ बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ। देखो आज भी रॉबिन दास का क्या मंत्र था? रॉबिन दास जी का एक बहुत हार्डकोर है। जब ऑस्कर लेने की बारी आए तो वो मंत्र उन्होंने दिया था मुझे, तो वो लगा था कि यहाँ अप्लाई मार ही देता हूँ। 21 दिन का शूट है, तो वो वहाँ वर्क कर गया। अब वो बहुत खतरनाक है, वैसे मैं बता दूँ। हाँ, वो बताया नहीं जा सकता। नहीं बताना अपने को, यहाँ पे बहुत अभिनेता हैं। पर सर, जो पंचायत के बाद जो मेम्स भी बने हैं, जो इंस्टा पे सब कुछ आपका ही चाह रहा था, सब कमेंट्स कर रहे हैं आपको, मतलब
हर चीज़ बहुत सारा प्यार मिला आपको, तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जो आपके ऑडियंस को फैंस मैं है यही या कोई है? ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही हम एगो बहुत ही सामान्य एक्टिंग विद्यार्थी छी, पहिलुक मैथिल छी जे स्टेज पर आबि कऽ बाजि रहल छी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैथिली में बोल दिया उसने। Namami is here. Namami, yeah, you had a question. This is actually for everybody, but yeah, ask your question and we'll see who feels like answering. बेसिकली सवाल ये था सर कि सीनियर और जूनियर के टेंशन के साथ कैसे डील किया जा सकता है? आप समझिए मत कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, आप काम करने आए हैं, अपना डायलॉग उनका डायलॉग, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जैसे मैं अभी कुमुद सर का बहुत लेटेस्ट सीन किया, तो मैं कुमुद सर को ये नहीं मानना था कि ये कुमुद सर है, मैं वो कैरेक्टर देख रहा था और जेन्युइनली मुझे डर लग रहा था, और मैंने बोला सर ये काम मत कीजिए आप, ऐसा बोला, मेरे अंदर से डर आ रहा था, बस हो गया। अब ये सोचने लगता कौन, हाँ रॉक स्टार वाले हैदराबाद 94 अभिलाष पिल्लई का बैचमेट, वो तो डीन था हमारा, ये सब दिमाग में आ जाएगा तो मैं एक्टिंग ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब दिमाग में मत रखिए आप। पहली बात तो मेरा मानना है कि किसी भी ग्रुप में अगर थिएटर कर रहे हैं आप, मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे नाटक हो रहा है, वहाँ पे सीनियरिटी जूनियरिटी का रोल बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्दी नहीं होता है। आप कलीग्स हैं, आप एक्टर्स हैं, आप साथ काम कर रहे हैं, आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, गलत करेंगे, आप एक दूसरे के अनुभव को शेयर करेंगे। सीनियरिटी जूनियरिटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बार आप ड्रामा स्कूल से, अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप निकल आए हैं, तो आप सब बराबर हैं, आप बराबर, आप प्रोफेशनल एक्टर हैं। आपके सामने 18 साल का लड़का है, लड़की आए, 21 साल का है, जो भी जिस भी उम्र के आए, आप अनुभव में कम हो सकते हैं लेकिन प्रतिभा में कम नहीं हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक मायने रखता है। तो आपको अपना काम आना चाहिए, उस सरलता के साथ करना चाहिए जहाँ पे आप के अंदर ये भी ना हो कि जो होता है कि ये क्या करेगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, बट अदरवाइज दैट्स फाइन। So yeah, this is a question for everyone. Do you ever feel creatively unsatisfied even after a good performance, and how do you deal with that? Yes, I have felt many a times. But I think that is the beauty of live theatre, that you always have a next chance. कोई किस्सा ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हैं, मतलब आपको अगर याद हो तो? कोई तो नहीं, काफ़ी किस्से हैं ऐसे तो। Creative unsatisfaction के ऐसे तो काफ़ी किस्से हैं, और वो सिर्फ इतना नहीं होता कि मतलब नाटक में कुछ भूल जाना, मतलब वो शायद एविडेंट भी नहीं होता है ऑडियंस के लिए, वो खुद के लिए होता है कि आज वो परफॉर्म मैं नहीं कर पाई जो मुझे करना था, या फिर कभी कभार व्हाट आई हेट द मोस्ट इज इट हैपेंड वंस लॉन्ग बैक कि मैं एक मोमेंट पे ट्रांस में चली गई थी एक परफॉर्मेंस करते करते, और एंड माय डायरेक्टर टोल्ड मी दैट दैट इज़ अ वर्स्ट थिंग एन एक्टर कैन गो थ्रू, क्योंकि ये बोलना कि मुझे ना पता ही नहीं चला उस मोमेंट में क्या हुआ, क्योंकि मैं तो कहीं और चली गई थी। ये तो इस मोमेंट पे तो कभी किसी एक्टर को जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उस वक्त उस सिचुएशन में हमारे लिए रहो, आप खो नहीं सकते। इट इज़ योर जॉब, और एक्ट का मतलब टू डू इतना ही होता है, तो बस करो, उसके आगे इधर उधर मत जाओ। सो दैट डे आई रियलाइज्ड ओके, सो दैट इज सीक्रेट पार्टनर खुश था उस परफॉर्मेंस से। तब तक वो सीक्रेट पार्टनर का तक क्या हुआ? वो तो खुश सीक्रेट था। पार्टनर का कॉन्सेप्ट तब तक आया ही नहीं था। आप लोग क्रिएटिवली अनसेटिस्फाई जब नहीं होते, सेटिस्फाई अपने परफॉर्मेंस से, तो कैसे डील करते हैं? आप बोल दो, आपके माइंड में है कुछ फनी? मेरे? वो गोपाल दा बोले, मेरे तो कुछ गोपाल दा कभी अनसेटिस्फाई डिससेटिस्फाई होते ही नहीं है। गोपाल दा तो मतलब उनको स्टेज पे आके छींक देते तो उनको पैसे मिल जाते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। और
कई बार तो आपको लगता है कि बहुत मतलब अच्छा हुआ है, उल्टा भी होता है एक्चुअली। कई बार आप सेटिस्फाई, जैसे हमारे साथ अक्सर होता है जब हमको लगता है कि आज बहुत बढ़िया शो किया और फिर अभिषेक मजूमदार आके बोलता है क्या था ये आज मजूमदार की और है। कोई डायरेक्टर नहीं आता, मजूमदार आके बोलता है कि क्या 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 किया ये, और हमको लग रहा होता है कि आज बहुत अच्छा शो, हम आपस और उल्टा भी होता है कि जिस दिन हमें लगता है आज बहुत ख़राब शो हुआ है उस दिन वो आके बोलता है कि क्या किया आज आप लोगों ने। तो हमें तो लेकिन वो आप ऑडियंस के लिए तो कुछ शोज़ के बाद आप ऑडियंस के लिए कर भी नहीं रहे होते हो शोज़, आप अपने लिए ही कर रहे होते हो और आपको पता होता है कि आज बहुत ख़राब हो, तो आप अपना फिर वही है कि आप रिग्रेट करते हो, आप सोचते हो इसको कैसे ठीक करें, क्या करें। वो एक कंटिन्यूस लड़ाई है अपने साथ। आपके अभिनय की यात्रा में, नाटकों में आपके हाथ असफलता की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहती है, सफलता की मात्रा बहुत छोटी रहती है। वो छोटा, वो जो बहुत 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 छोटा पकड़ने के लिए ही आपको पूरा जीवन जो है ना उस यात्रा से गुजरना पड़ता है, उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सो इसका डर मत पालिए कि खराब काम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नहीं हो पाना उस बहुत छोटे से हो पाने की यात्रा है। सर That's पर वो एक आता है, मतलब मेरे साथ ऐसे फील होता है क्यों नहीं हो पाया, मतलब क्यों नहीं हो पाया वो आप ही खोज पाएंगे और आप ही उसका उत्तर दे पाएंगे। और आप लकी हैं कि आपको ये पता चलेगा, हाँ। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता। उन्हें लगता है मैंने तो आज ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाहते हैं दूसरे? सर यहीं पे मैंने पहला अपना मेरा थिएटर कंपनी खोला, पुअर थिएटर कंपनी। बड़ा था दिमाग की कुछ करेंगे अच्छा, बॉम्बे में किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अपना पैसा लगा के बनाया। मेरे को लगा मैं तो कर रहा हूँ। मैंने बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस ओथेलो का दिया इसी स्टेज पे, एवरेज परफॉर्मेंस। लोग दीवाने और लोग क्यों दीवाने पता है? हे बनराकस, देख रहा विनोद क्या किया है, वाह 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 वाह। लोग इसी में दीवाने। मैंने बोला ये भगवान, मतलब लोगों को भी जज नहीं कर रहा मैं। या बॉम्बे में ये थोड़ा चलता है, 2 जगह दिख जाना, 2 सीरियल में आज, लेकिन हमारा जो एज ए साधु, एज ए एक्टिंग साधु, कि भाई चरम सत्य बोलूंगा, तभी मेरे को आनंद आएगा। ये सब तो जीवन का आना जाना लगा रहेगा। तो एकदम चरम सत्य में लीन रहिए, वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो आप ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई मेरे को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ये लास्ट सेक्शन है हमारा, स्लो बर्न सेक्शन। अरे अभी ये भी बचा मतलब है। धीरे धीरे जवाब दीजिए, वो तो क्या है, सिंपल सा ही है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब 4 ही सवाल है मेरे और वो सब आप बहुत अच्छे जवाब देंगे। सबको एक नहीं, आप सबको जवाब देने फटफट से, मतलब जितना आपसे फटफट से हो। मतलब तो पहला सवाल ये है कि एनएसडी के दौरान जो आपके 3 साल थे, आपकी फेवरेट क्लास क्या थी? टीचर नहीं, क्लास या जो सब्जेक्ट, वो आपका सबसे फेवरेट क्या रहा एनएसडी में? वहां से छोड़ दो, उसको याद होगा। पोलैंड थिएटर ग्रुप का आया था, पोलैंड थिएटर। पोलैंड से आप बहुत प्रभावित हुए हैं। ये जो जर्जी ग्रोतोस्की की मतलब मूवमेंट की क्लास, वो मेरी बहुत फेवरेट क्लास। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे दिमाग तो एवरेज है, तो शरीर थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था, तो सोच रहा था इसको सेट करके मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। क्या बात है। प्रोडक्शन प्रोसेस हमको अभिलाष पिल्लई सर ने करवाया था, और उसमें ये जो उन्होंने होम इमेज बोला, वैसे बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेस होते थे, होम इमेज, म्यूजिक इमेज, न्यूज़ इमेज, ऐसे सब की। तो वो काफ़ी था, क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे जो हम, एक तो फर्स्ट ईयर में पूरा थ्योरी क्लास होती थी, फर्स्ट ईयर के एंड में एक ऐसी कोई क्लास आई थी जो हमको बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होना था, फिर चाहे वो विद एक्टर्स हो, लाइट हो, सेट हो, एंड क्रिएटिंग योर ओन सेल्फ इन टाइनी बिट्स। तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कौन लेता था? अभिलाष अभिलाष पिल्लई। पिल्लई। हाँ।
वैसे तो एक्टिंग क्लासेस ही होती थी, लेकिन मेरे को लगता है कि जो मज़ेदार था वो उस ज़माने में वो थी एस्थेटिक्स की क्लास, क्योंकि एक तो वो लाइब्रेरी में होती थी, वहाँ एसी था और निभा जोशी एक टीचर थी, बहुत ही अमेजिंग एस्थेटिक थी, अमेजिंग अमेजिंग अद्भुत टीचर, एस्थेटिक थी कि नहीं? अद्भुत टीचर। अद्भुत थी वो, मतलब। और उनका क्या था कि कोई, और वहाँ उसमें 80% बच्चे सो जाते थे तो वो कहती थी कि सोने दो उसको, उठाओ मत, वो रात में रिहर्सल कर रहा होगा। तो वैसे ही चलती थी क्लास, तो बहुत फन क्लास थी वो। तो उसके बड़े किस्से, मैं एक बार छोटा किस्सा सुना देता हूँ आपको। एक बार कुछ रिहर्सल चल गई रात के 3-4 बजे तक, तो लड़कियों ने अगले दिन कंप्लेंट की कि इतना हमको डिनर ब्रेक भी नहीं हुआ और रात के 3 बजे तक रिहर्सल कर रहे थे और फिर सुबह 7 बजे बुला लिया। तो निभा जोशी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं एक दिन ना तुमको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियाँ पढ़ के सुनाऊंगी कि लोगों ने कितना झेला। कि ये तो कुछ भी नहीं है। एक्टिंग क्लास, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल चुन पाना। अनामिका, महक सर, खालिद, रॉबिन दास के क्लासेस, मतलब। और एक चीज़ मैं कहना भूल गया, वो अंकुर जी कहानियों का रंगमंच करते थे, तो हमारे बैच से शुरू किया था, शायद हमारे बैच से शुरू किया था, या हमारे एक बैच सीनियर से, नहीं, आपके बैच से हमारे बैच से शुरू किया था। वो अद्भुत था। वो सारी जिम्मेदारी एक्टर्स के ऊपर डाल देते थे, कहानी चुनने से लेकर परफॉर्म करने से लेकर। और वो पहली बार ड्रामा स्कूल में एक्टर्स खुद एक नाटक बनाना, एक कहानी का नाटक बनाना सीखते थे। वो कुछ कुछ दिन में आकर के सिर्फ इशारा करके जाते थे, बाकी सब आप करते थे। वो बहुत कमाल की चीज़। और वो बहुत डेंजरस थे, मतलब जैसे हाँ। हमारे साथ ये हुआ। अकेले कर रहे थे आप? ये एक मतलब कहानी का नहीं, ग्रुप्स बनते थे, ग्रुप, 20 एक के बैच में 4 5 के ग्रुप बनते थे, और वो लोग अपनी कहानियां पढ़ते थे, चुनते थे, खुद ही चुनते थे, खुद ही ग्रुप बनाते थे। और उसका जैसे प्रोडक्शन होता, प्रॉपर प्रोडक्शन होता था, और उसके शोज होते थे। अंकुर जी डायरेक्ट करते थे कहने के लिए, लेकिन अंकुर जी असल में आपसे करवाते थे। और ये अद्भुत उस समय हमको उसका हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे उतना उस बात को, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं थी। ये जब हमने बॉम्बे में थिएटर करना शुरू किया, मुंबई में, तब हमको समझ में आया कि उसका कितना बड़ा रोल है हमारे काम को लेकर के, किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। हमने देखना शुरू किया किस तरह से चीज़ें बनाते हैं। वो बहुत कमाल का था। जैसे मैं उसमें हमारे बैच के साथ, अंकुर जी का फुल नेम देवेंद्र राज अंकुर, तो उन्होंने हम एक भीष्म साहनी की कहानी कर रहे थे, तो अंकुर जी ने कहानियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी और बोले अब मैं आऊँगा 15 दिन बाद फर्स्ट ड्राफ्ट देखने। तो यही उनका डर है। 15 दिन बाद वो आए और बोले रेडी हैं सब लोग? तो हम ऐसे पीछे, हमने कहा रेडी। तो हम आए और थोड़ा सा लाइट आई ऐसा, और हमने देखा कि सामने भीष्म साहनी बैठे हुए हैं। तो हमारा हो गया कि हो रही, और अभी हमें कहानी याद भी नहीं है, हम हाथ में पेपर लेके पढ़ रहे हैं इतना। फिर वो हमने बोला सर आप बता तो देते कि कम से कम कि राइटर ही सामने आके बैठा है। तो दूसरी बार जब फिर वो आए कि अब मैं आऊँगा 10 दिन बाद सेकंड ड्राफ्ट देखने, तो इतना डर था कि सारी कहानी तैयार हो चुकी थी, सब विद एवरीथिंग, विद प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, सब। और सब एक्टर्स करते थे, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि, और ये आपके स्टेज का रोल भी हो सकता है या फिल्म का भी रोल या OTT का रोल, कोई भी रोल, आपका सबसे कम फेवरेट या ज्यादा एम्बैरेसिंग कौन सा रोल बहुत रहा बढ़िया। है? सबसे कम फेवरेट। मैकबेथ हो रहा था, उसमें मुझे मैकडफ दे दिया, करने का मन मैकबेथ था। तो बड़ा, लेकिन मैंने उसमें भी बाद में जब अनुराधा कपूर बोली जा 3 महीने घर हो के आ, मैं बोला सॉरी मैम गलती हो गई। तब उन्होंने बोला ठीक है क्या कर रहे हो? मैकडफ। ठीक है मैकडफ करो अच्छे से। तब मैंने मैकडफ दिल से किया। तो मतलब NSD में वो तो अच्छा हो गया ना। हाँ। मतलब आपको सबसे कम पसंद कौन सा है आपका रोल? वही मैकडफ। अच्छा, वो उसमें मजा नहीं आया? उसमें मजा। अच्छा, ओके। मैंने एक नाटक किया था अतुल कुमार के साथ, आइन। नहीं बोल सकते क्या? बोलना है भाई, नाटक का नाम है आइन। यही तो मौका है। आइन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा।
हाँ, तो एक नाटक किया था, बिल्कुल पसंद नहीं था। नाटक के अपना रोल बू सब कुछ। बच रही हो तुम। नाइस। आगे बोलना है? कि मतलब क्यों? क्योंकि देखो इनको तो मैकबेथ करना था। आई थिंक वो अतुल को भी नहीं करना था। तो मतलब हाँ। ये अच्छा रीजन है। ठीक है सर। यार मेरा मत, बहुत लंबी लिस्ट है वो, बहुत सारी चीज़ है। सेफ वाला बोल दो। नहीं से जो भी सोच रहा हूँ सेफ नहीं लग रहा मन में। वो भी है। बहुत सारी चीज़ें। तेरे नाम तो बहुत बड़ी हिट थी। वो तो ठीक है, हाँ, वो सब मैं गिनता नहीं। तो नहीं बता रहे? नहीं यार, मैं अलग से बताऊंगा ऑफ कैमरा। क्या मन है? बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर बहुत चुना जाए नाटकों में तो रॉयस्टन ने अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन किया था मर्चेंट ऑफ वेनिस। ब्रिलियंट प्रोडक्शन, बहुत ही मतलब जीनियस, बहुत खूबसूरत नाटक किया था। और हम सेकंड ईयर में थे तो हमको मौका मिला था, मुझे ग्रेशियानो करने को दिया था। और पता नहीं, मुझे अभी तक समझ में नहीं है कि वो, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ह्यूमर था उसमें कैरेक्टर में, और मैंने उसको ऐसा मातम का करके निकला हूँ मैं। मतलब एज अ प्रोडक्शन इट वाज ब्रिलियंट, बट आई वाज वेरी बैड इन दैट, वेरी बैड। मतलब ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, पर सब में क्यों जाएं। वो अलग पॉडकास्ट है। हाँ, ये सिंपल सा सवाल है। और आजकल जो प्लेस चल रहे हैं, नॉट प्राचीन ज़माने के नहीं, बट आजकल जो प्लेस चल रहे हैं हमारे आसपास, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है जो आपने रिसेंटली देखा है, जो इनको देखने का मौका मिले, जो मतलब मिथ्यासुर। ये प्रमोशन है। मिथ्यासुर और अजितेश वाला जो नाटक जो डूबा सो पार। मिथ्यासुर और जो डूबा सो पार। आपका? मिथ्यासुर। और भी मुझे याद आएगा तो मैं बताता हूँ। आप मिथ्यासुर बोलेंगे? नहीं, हाँ, तो मैं बोलूंगी एक है अम्ब दा बूटा, हाँ। हाँ, वो देखना और है। एक है अहम मुराकामी। हाँ, वो देखा है मैंने, अहम मुराकामी। आइंस्टाइन और अहम मुराकामी, ये दोनों। These are good recommendations. और लास्ट बड़ा सा सिंपल सा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। NSD ने मुझे डैश दिया, लेकिन बंबई ने मुझे डैश दिया। दिया का लिया कर सकते हो, बट NSD का डैश और बंबई का डैश दोनों सेम होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो जितना अलग हो बेटर है। उनका आ गया है, उन्होंने रॉबिन दास का मंत्र बोल दिया है। उनका आ गया। दुर्गेश जी। NSD ने मुझे एडमिशन दिया। I love you. I love you. He's a genius. I love you. और बम्बई ने मुझे घर दिया। क्या बात है, क्या बात है। अब इसको बीट करना है दोस्तों, बीट करना है इसको। देखो अब आप अरे इधर करके करते आप। अरे वो बोल चुका साहब, उसने असल में सबसे बड़ा सत्य बोला है। आप रिपीट नहीं कर सकते। नहीं, मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मेरे लिए तो NSD ने मुझे मैं दिया, और मुंबई ने मुझे पैसा दिया। करेक्ट। या अच्छा, NSD ने मुझे ट्रेनिंग दी। उसके बाद क्या? ओ बॉम्बे ने मुझे मंच दिया। NSD ने ट्रेनिंग दी और मुंबई ने मंच दिया। अब ये लास्ट वाला 6 है यार आपका। यही है सर। नहीं, लास्ट बॉल पे 6 आपका आना है। ड्रीम 11। चलो। आप तक क्यों बेस्ट बैठे आपका हैं? होना है, उस पे खत्म करना है। उस पे खत्म करना है, नहीं तो और करो थिएटर गवाएंगे। तो ऐसा गंदी कविता टाइप बोल देता हूँ ना कि जितनी घिनौनी हो। जितनी घिनौनी हो कि NSD ने मुझे ज्ञान से लैस किया और बॉम्बे ने मुझे कैश दिया।
जान से लैश किया। और कैश दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये अच्छा है ना, और करो थिएटर नहीं चाहिए ना। कैसी बात कर रहे हैं यार, कमेंट किया है क्या वो? यार अभी इतना अच्छा आदमी है ना मंत्रा। हमारे प्रोड्यूसर। करो थिएटर सुनना है कि नहीं? आ जाओ फिर, आ जाओ। तो यहाँ पे पॉडकास्ट मोस्टली समाप्त हुआ है। समाप्त होता है। तो एक भजन है सीनियर जूनियर वाला, जो कि सीनियर जूनियर का सवाल भी आया कुमुद जी, हाँ इसीलिए कुमुद जी को डेडिकेट है, और थोड़ा डेंजरस भी है वो क्योंकि आज थिएटर की बात हो रही है। वो मैं नॉर्मली गाता नहीं हूँ, तो आज थिएटर के लोग हैं इसलिए गा रहा हूँ कि वो ऐसा है। आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला, आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला, आप सामान में झोला गुरुजी, आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला। गाड़ी आप हो पहिया मैं हूँ, गाड़ी आप हो पहिया मैं हूँ, दादा आप हो भैया मैं हूँ, दादा आप हो भैया मैं हूँ, आप सांप में सपोला गुरुजी, आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला। अब इसमें जो स्टैंजा आ रहे हैं वो मैं कहीं गाता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ थिएटर वालों के लिए है। इसमें 3 कठिन चीजें आएंगी। पहला है नांदी। नांदी है पहला श्लोक। संस्कृत नाटकों में जो पहला श्लोक होता है उसको नांदी बोलते, और जो आखिरी श्लोक है उसको भरतवाक्य बोलते हैं। और प्रहसन है छोटा नाटक, मतलब 1 एक्ट प्ले टाइप। छोटे नाटक को बोलते प्रहसन। हाँ? मैं नांदी आप भरत वाक्य हो, मैं नांदी आप भरत वाक्य हो, मैं प्रहसन आप नाट्य शास्त्र हो, मैं प्रहसन आप नाट्य शास्त्र हो, मैं नांदी आप भरत वाक्य हो, मैं नांदी आप भरत वाक्य हो, मैं प्रहसन आप नाट्य शास्त्र हो, मैं कारण ताप का पोला गुरुजी, आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला, आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला। इतना इंटरनल है सब। अब वो थिएटर का गा के खत्म करते हैं दोस्तों। हाँ, आपको शूट पे जाना है। चलो। तीस साल की उम्र हो गई। कितनी? 30 साल की उम्र हो गई, टूटी टूटी कमर हो गई। 30 साल की उम्र हो गई, टूटी टूटी कमर हो गई। ना नौकरी ना छोकरी ना गाड़ी ना घर, और करो थिएटर, करो करो और करो थिएटर, लगे रहो और करो। 6 बजे आ जाना और बॉस से लड़ लो, बीवी से कहो तू नौकरी कर, मैं थिएटर कर रहा हूं। जो सब करते हैं तू भी करेगा। क्या करते हैं थिएटर में लोग? जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। जो सब करते हैं तू भी करेगा, टू बी और नॉट टू बी करेगा। जो सब करते हैं तू भी करेगा, टू बी और नॉट टू बी करेगा।
शेक्सपियर के हेमलेट जैसा एक दिन जाएगा मर। और करो थिएटर, करो करो और करो। पापा की एफडी तोड़ दो, नोएडा वाला प्लॉट भेज दो। करो थिएटर, करो करो और करो। अब दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं ये अब सच्चाई है क्यों थिएटर करना चाहिए, है ना? पाप धो रहे हैं। पाप धोने के लिए ये बैंक बैलेंस चाहे जीरो होगा, मतलब होगा राइम के लिए फिट क्या है। बैंक बैलेंस चाहे जीरो होगा, लेकिन फिर भी तू हीरो होगा। बैंक बैलेंस चाहे जीरो होगा, लेकिन फिर भी तू हीरो होगा। कैसे? दुनिया को और खुद को थोड़ा समझेगा बेहतर, इसलिए करो थिएटर, करो करो और करो थिएटर। लगे रहो और करो थिएटर, करते रहो और करो थिएटर, और करो थिएटर। बिग थैंक्स टू शांतनु एंड सिद्धार्थ